अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोग का वो करा दिया था, यू हैव द एवरीथिंग, थोड़ा सा आइडिया भी है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, हाउ द थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम एटम टू द यूनिवर्स। ठीक है, स्पेस बार या 2024 में क्वेश्चन भी आया है, मैं आपको एक इमेज भेजूंगा एक दिन, उस इमेज में आप देखना हाउ द स्टार इज गोइंग टू फॉर्म। उस पर एक क्वेश्चन इस बार आया यूपीएससी में, तो वो फॉर्मेशन ऑफ स्टार पे आया है। तो एक स्टेटमेंट लिखा था, अगर वो थोड़ा सा क्लियर है, किसी को जियोग्राफी में लोग पढ़ते हैं, अगर वो थोड़ा सा क्लियर तो कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द व्हाई वी आर स्टडिंग द पगमार्क एज वेल। पगमार्क से हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे अलग अलग चीज़ें, ये भी मैंने आपको बताई थी। तो ये तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया। नाउ कमिंग विद द कम्युनिटी है, जब मैंने आपको दिखाया कि ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि हाउ द एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द कम्युनिटी फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, लेकिन इकोसिस्टम में आप देख रहे हो व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में देख रहे हो आप, इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, देयर आर माउंटेनियस रेंजेस एज वेल, वहाँ की भी स्पीसीज है। ठीक है, दिख रहा है ना। और इसके अलावा फॉरेस्ट वाली जो रेंज है उसकी भी है। ठीक है, ये वाली कोई अलग अलग तरह का इकोसिस्टम है। सो मीन्स every community can be part of ecosystem, every population can be part of community, every individual is a part of population, but all the population, ऑल द इकोसिस्टम कैन नॉट बी कॉल्ड कम्युनिटी। हर इकोसिस्टम को कम्युनिटी, यही सब बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने उस दिन पढ़ ली थी। नीश के बारे में मैंने आपको बताया था, व्हाट इज नीश, इट इज़ अ फंक्शनल रोल। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि हाउ यू आर लिविंग समवेयर सो यू आर प्लेइंग सम रोल, सिमिलरली इन द इन्वायरमेंट ऑल द स्पीसीज आर प्लेइंग सम ऑफ द रोल। ठीक है, दैट इज द फंक्शनल रोल फॉर एनी स्पीसीज इन द हैबिtat। ठीक है, अब एक लाइन बोलता हूँ, उस दिन मैंने पढ़ाया था, आप बताना सही है या गलत, कि मतलब नो टू स्पीसीज कैन हैव द सेम नीश, ये सही है या गलत? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। ठीक है, ठीक है, क्योंकि नीश, कोई दो स्पीसीज का एक हैबिटाट में सिमिलर वो नहीं हो सकता नीश। क्यों क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बिकॉज कंपटीशन होने लगेगा ना। अगर आप भी सेम फंक्शन करोगे, मैं भी सेम फंक्शन करूंगा, तो क्या होगा, एज एट अ स्पीसीज लेवल, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सम वन विल डाई। कोई ना कोई खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई डिस्प्लेस हो जाएगा। बिकॉज फंक्शनल रोल्स हैं, वी विल बी हैविंग अ काइंड ऑफ कंपटीशन, दैट्स वाई नो टू स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट कैन हैव सेम नीश। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था याद, तो क्या ही करना है, मतलब ठीक है, आप लोगों ने वो कर लिया। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। अब आते हैं बायोम पे। बायोम और इकोटोन, ये दो कॉन्सेप्ट और है। सो बायोम क्या होता है? बायोम कहने का मतलब बहुत बेसिक आप समझना कि बायोम हम किसको बोलते हैं। जो भी लार्जर एक तरह से, मैं इस पे तो यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ व्हाट कैन बी बायोम। सो बायोम इज़ अ काइंड ऑफ लार्ज स्केल पे, अगर मान लो इफ़ यू आर डिफाइनिंग समथिंग। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि कोरल रीफ इज अ इकोसिस्टम, but coral reef plus pond plus any other marine ecosystem plus any other forest ecosystem is a biome। ठीक है, सो बायोम क्या होता है, नेट water, it is a large naturally occurring community of flora and fauna। फ्लोरा का मतलब पौधा होता है, फौना का मतलब क्या होता है, वॉट एवर द स्पीसीज आर फाउंड ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट। ठीक है, जैसे मैं बोला कि रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, तो अगर रेन फॉरेस्ट बायोम अगर मैं बोल रहा हूँ या टुंड्रा बायोम बोल रहा हूँ, सो आई एम नॉट रिफरिंग टू सम पर्टिकुलर पैचेज ऑफ द टुंड्रा या सम पर्टिकुलर पैचेज ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि रेन फॉरेस्ट भाई एल्टीट्यूड लेवल पे भी होता है, लैटिट्यूड लेवल पे भी होता है, राइट। मैंने ये बताया था कि रेन फॉरेस्ट, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यू कैन सी ऑन द एल्टीट्यूड लेवल, यू कैन सी ऑन द लैटिट्यूड लेवल भी। इसका मतलब वो डाइवर्स है ना, वो डाइवर्सिटी है, कहीं मान लो इक्वेटर के पास पाया जा रहा होगा और कहीं मान लो किसी और जगह भी पाया जा रहा होगा। तो बायोम क्या होगा, बायोम अगर बोलोगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, सो इट इज़ अ लार्ज रीजन विच इज़ इनकम्पासिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो बेसिक आप अगर, जैसे बेसिक आप समझना चाहो, जो मैं बेसिक एग्जांपल दिया, ये हमेशा ध्यान रखना। इकोसिस्टम और बायोम में अंतर क्या है, मोर और लेस दोनों सेम ही होता है, बट इकोसिस्टम इज अ लोकलाइज्ड काइंड ऑफ थिंग। लोकलाइज काइंड ऑफ थिंग का मतलब, कोरल रीफ भाई पानी में पाए जाते हैं, पॉन्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो कोरल रीफ एक एक्वाटिक इकोसिस्टम हुआ,
पॉन्ड क्या हुआ, एक और एक्वाटिक इकोसिस्टम हुआ, ठीक है। इफ रिवर यू आर सीइंग, रिवर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। ओशन यू आर सीइंग, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, लेकिन ये सब इंडिविजुअल है। If you will club all those things, then it will be named as aquatic biome. इतना समझ आ रहा है, ये बेसिक समझ में आया, ठीक है। बेसिक समझ में आया क्या अंतर है, व्हाट इज बायोम और इकोसिस्टम, या बायोम क्या हो सकता है। तो बायोम कैन इंक्लूड वेरियस इकोसिस्टम, ठीक है। बायोम में क्या होगा, कई सारे इकोसिस्टम इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो बायोम का फोकस क्या होगा, बायोम का फोकस जनरली ऑन द व्हाट इज द वेजिटेशन पैटर्न, उस पर्टिकुलर उसका वेजिटेशन क्या है, उस पर्टिकुलर बायोम का क्लाइमेट क्या है। तो एरिया वाइज भी अर्थ पे आप देखोगे तो इट विल कवर मोर रादर देन इकोसिस्टम, ठीक है। लेकिन मोर और लेस दोनों का कॉन्सेप्चुअली चीज़ें जो इकोसिस्टम में होती हैं वही चीज़ें बायोम में भी होती हैं, बट इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द थिंग्स, कि उसमें ऑर्गेनिज्म भी आ जा रहे हैं, क्लाइमेट भी आ जा रहा है, वेजिटेशन भी आ जा रहा है, फॉर ऑल द थिंग्स वॉट एवर यू आर सीइंग। तो बायोम समझ में आया, इट इज़ अ काइंड ऑफ, आप लिखना चाहो तो लिख लो बायोम, और ये क्या है, तो बायोम इज़ अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम। मैंने आपको इकोसिस्टम पहले बताया हुआ है, राइट। एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक में कई सारे टाइप बताए थे, जैसे पॉन्ड है, रिवर है, इस्चुरी, इस्चुरी इज अ इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम है इस्चुरी, ओशन, ओशन इज ऑल्सो एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में बहुत सारे हैं, टुंड्रा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन बी इकोसिस्टम, बट ऑल दोज थिंग्स क्लब टुगेदर, इफ यू आर क्लबिंग ऑल द एक्वाटिक एवरीथिंग, then it will come in the biome। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. टेरेस्ट्रियल बायोम में क्या आएगा, जैसे मैं एक्वाटिक बायोम आपको समझ में आएगा कि सब कुछ इंक्लूड है, इसी तरह टेरेस्ट्रियल बायोम में क्या आएगा, जो भी तरह के रेन फॉरेस्ट यू आर रीडिंग, भाई सवाना रेन फॉरेस्ट है, आप पढ़ते हो सवाना, एक मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं सुना होगा आपने, सवाना एक तरह का मतलब रेन फॉरेस्ट, मतलब सवाना इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, ठीक है, अल्पाइन, इस तरह का वेरियस क्लासिफिकेशन होता है फॉर द फॉरेस्ट, ऑल दोज इंक्लूड्स इन द टेरेस्ट्रियल बायोम, ठीक है। तो एक्वाटिक बायोम आपको समझ में आया, टेरेस्ट्रियल बायोम समझ में आया, कभी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पूछा जाएगा, बट यू शुड नो। जैसे मैं बोलूँ तो आप लाइन लिखना, अगर मैं बोलूँ कि भाई अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर बायोम, तो ये बात सही हो जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो इस चीज़ को, कोई दिक्कत बायोम समझने में, Yes. यही है बायोम, ठीक है। तो बायोम टर्म क्लियर हुआ, इकोसिस्टम क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे जैसे मैं समझ में आ रहा है ना, या और बताओ, एग्जाम्पल और दो, आ रहा है अदिति, आपको भी शगुन आ रहा है समझ, रहे। Yes. Yes, sir. ठीक है। अब जैसे ग्रास लैंड, ग्रास लैंड कैसे आप लिखना चाहो तो अपने पेज पे लिख भी सकते हो, कहीं भी जो मैं लिख रहा हूँ, ग्रास लैंड इज अ बायोम, ठीक है। ग्रास लैंड क्या है, एक बायोम है, बट उस ग्रास लैंड में, ग्रास लैंड तो कई तरह की होती है, जैसे जब मैं आपको बताऊंगा, इसी में मैं आपको फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन आगे बताऊंगा अभी। तो सवाना इज अ टाइप ऑफ ग्रास लैंड, ठीक है। सवाना क्या होता है, ग्रासलैंड का एक टाइप होता है। इसी तरह प्रेयरी करके, प्रेयरी ग्रासलैंड होती है, प्रेयरी, वो भी एक तरह की ग्रासलैंड होती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो ग्रासेस। लेकिन जो सवाना ग्रास होती है ना, जैसे आप देखे होगे कभी घास होता है, जो जो ग्रासलैंड का मतलब घास, तो जो घास आप देखते हो जनरली, जो हमारे वहाँ होता है वो तो नहीं, जैसे प्रेयरी जो ग्रासलैंड होती है, वो ग्रासलैंड क्या होती है, बहुत स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी होगी, और इट इज़ वेरी ईजी फॉर द, मतलब बहुत सॉफ्ट होती है वो। तो उस पर जो ग्रेजिंग होती है ना, ग्रेजिंग मतलब चरना, जो पशु जो होते हैं, जैसे होता है ना, चरते हैं, खाते हैं, तो वो जनरली प्रेरीज पे होते हैं, ठीक है। तो उस तरह का आपको, जैसे सवाना के जो फौना, फौना मतलब जो सवाना के अलग, जो अब मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम स्पीसीज जो होती हैं वो अलग अलग होती है, मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया था ग्रेट इंडियन बस्टर्स का। सिमिलरली जैसे सवाना है, लॉयंस के लिए अच्छा है सवाना, लॉयंस होते हैं ना, इट इज दैट द ग्रासलैंड ऑफ द सवाना इज गुड फॉर लॉयंस, बट प्रेरी ग्रासलैंड इज नॉट गुड फॉर लॉयंस, समझ रहे हो आप। इसी तरह जैसे जेबरा, आपने देखा होगा जेबरा, जेबरा आपको इंडिया में जनरली नहीं दिखेगा, वो आपको कहाँ दिखेगा, सवाना ग्रासलैंड में। सवाना ग्रासलैंड मोस्टली फाउंड इन द अफ्रीकन, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है ना, उस पे एक पर्टिकुलर बेल्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। तो जेबराज, जो जेबरा होते हैं, जेबरा एज अ स्पीसीज, दैट ग्रासलैंड सूटेड टू देम, तो वहाँ पाया जाएगा, आप समझ रहे हो। तो इस तरह से चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ग्रासलैंड तो बायोम हो गया,
लेकिन सवाना इज ऑल्सो अ ग्रासलैंड, प्रेयरी इज ऑल्सो अ ग्रासलैंड. सो सवाना इज अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, प्रेयरी इज अनदर इकोसिस्टम. तो सवाना में क्या होगा, लायंस होंगे, जेबरा होंगे, कुछ अलग तरह के ट्री होंगे. बट प्रेरीज में बिसन्स होंगे, ठीक है, बिसन्स होंगे और कुछ अलग तरह के स्पीसीज होंगे. दिस इज द एग्जाम्पल टू क्लेरिफाई यू. समझ गया आप बायोम और इसमें अंतर, इसमें दिक्कत तो नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें पढ़ के समझ में आती हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिखा नहीं हो चीज़ें. ठीक है, तो ये समझ में आया. ठीक है. ठीक है. Yes. ठीक है. Yes. तो ये चीज़ था. अब आपको ये सब समझ में आ रहा है ना कि अगर बायोम सेम होगा, मान लो जैसे इकोसिस्टम सेम होगा, तो मैं आपको बताया ना लायन कहाँ पाए जा रहे हैं, तो वैसा इकोसिस्टम जहाँ जहाँ पाया जाएगा वहाँ लायन के लिए सूटेबल एरिया होता है. समझ रहे हैं. जैसे मान लो इसमें इसमें एक पोस्ट होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की. जब आप इसका दोगे ना तो IFOS करके इसमें भी पोस्ट होती है. तो मान लो आप ऑफिसर बन गए. ठीक है, आपने फॉरेस्ट वाला भी दे दिया एग्ज़ाम. फॉरेस्ट में थोड़ा ऑप्शनल एक और देना पड़ता है. तो मान लो 2 ऑप्शनल आपने लिए, फॉरेस्ट का एग्ज़ाम निकाल लिया, बन गए आपने. ये नहीं चूज़ किया, क्या बोलते हैं, कलेक्टर वाला, IAS नहीं चूज़ किया. अब प्रोग्राम आया कोई गवर्नमेंट का कि भाई आपने सुना होगा कि भाई जैसे हमारे वहाँ कोई चीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, लेट्स सपोज़ कि लायन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं हमारे वहाँ. ठीक है, और आपको मैंने टास्क दिया एज अ ऑफिसर, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई लायन जो है अफ्रीकन कंट्री में पाए जाते हैं, तो इसको रिहेबिलिटेट करवा दो या अपने वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाना है. तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसका इकोसिस्टम बनाओगे, उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का. समझ रहे हो. एज अ ऑफिसर आपका काम क्या है कि भाई जो उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को फ़ायदा करता है, तभी तो यहाँ पे वो रह पाएगा. जैसे चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया है, चीता नहीं होता है. अब अगर सोचो आपको चीता चीता एज अ स्पीसीज़ अगर आपको इंडिया में कहीं पे डालना है, तो भाई रह वो कहाँ पाएगा, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम. समझ रहे हो. तो अब मान लो उसको ग्रासलैंड चाहिए, तो आपको ग्रासलैंड बनानी पड़ेगी उसके लिए उस एरिया में. समझ रहे हो. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स कि भाई इकोसिस्टम क्या है, बायोम क्या है, ये सब क्या है. ठीक है, क्योंकि अगर आपका भाई आपका हैबिटाट अगर जो है आपका हैबिटाट मैं आपको ना प्रोवाइड करूँगा, कोई ना प्रोवाइड करे, तो आप रह नहीं सकते हो ना उस जगह पे. आपको रहने के लिए वो हैबिटाट चाहिए होता है. इस वजह से ये चीज़ें हम पढ़ते हैं. इतना समझ में आया ये चीज़ बायोम वगैरह थोड़ा सा एक बार, और इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है ना, वाई वी आर रीडिंग एवरीथिंग. ठीक है. अब आते हैं इकोटोन पे. तो इकोटोन क्या होता है. इकोटोन इकोटोन सबसे ज़्यादा डाइवर्स एरिया जो होता है ना, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, मतलब इकोटोन क्या होगा, लेट सपोज जैसे नीचे एक वो है, आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा. ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, दिख रहा है. Yes, sir. अब बताओ इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है, डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है. दोनों लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके बताओ कि क्या समझ में आ रहा है इस डायग्राम को, जो भी अभी तक आपको पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही जो भी आपको लग रहा है. दोनों लोग सोच के बताओ कि क्या लग रहा है डायग्राम देख के. सर इसमें लग रहा है कि जो ये फर्स्ट हाफ वाला है कि इसमें सिर्फ जो मतलब ग्रास लैंड है, मतलब छोटे छोटे ग्रास वगैरह वाला इकोसिस्टम है. फिर जो सेकंड वाला है उसमें थोड़े से प्लांट्स का और थोड़े और स्पीसीज का मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है. और फिर जो लास्ट वाला है वो एकदम वो जो फॉरेस्ट वाला बन जाता है, जो बिल्कुल घने वाला, वो वाला इकोसिस्टम है. यही समझ आ रहा है. आपको अदिति क्या लगा देख के. सर मिड वाले एरिया में तो मतलब फ्लोरा और फोनो का इंटरेक्शन हो रहा है, और जो लेफ्ट में है उसमें कम प्लांट्स वगैरह है, इसमें ज़्यादा एनिमल स्पीशीज है. और जो थर्ड है डेसिडुअस फॉरेस्ट में, इसमें ज़्यादा मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों मिक्स स्पीशीज का इंटरेक्शन हो रहा है. कोई नहीं, ठीक है. अब देखो दोनों जो भी आप लोगों ने इंटरप्रेट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो किस एरिया को हम इकोटोन बोलेंगे. ठीक है. इकोटोन क्या होता है, इकोटोन इज अ ट्रांजिशन एरिया फ्रॉम वन पर्टिकुलर इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम. ये समझ में आ रहा है. तो अब देखो इसमें क्या है,
ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक तरफ है, दिख रहा है आपको, और दूसरी तरफ क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जैसे मैंने आपको ग्रासलैंड देखो छोटे छोटे ग्रासेस हैं, और डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब वहाँ पेड़ पौधा है, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज वहाँ पाई जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट इज इकोटोन? अब ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ना कि भाई डेसिडुअस खत्म हुआ और जस्ट बगल में ग्रासलैंड चालू हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा भाई, ये तो नेचर है ना। जैसे आप पहाड़ से, जैसे आप मसूरी में मान लो ऊपर रह रहे हो, ठीक है, मसूरी से आप नीचे नीचे आओगे तो ऐसा तो नहीं कि ऊपर पहाड़ों पे जो पौधे पाए जा रहे हैं, जैसे भी पौधे हैं, पेड़ पौधे, जो ही आप थोड़ा सा नीचे आए तो पौधे खत्म हो गए या कुछ अलग तरह का वेजिटेशन आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। इट इज़ ग्रेजुअली, द चेंज इज़ ग्रेजुअल। समझ में आ रहा है? कोई भी नेचर में चेंज जो होता है, जैसे ऊपर से नीचे आप लैटिट्यूड, अभी मैं लैटिट्यूड पे आपको घुमा रहा हूँ कि आप मान लो मसूरी से ऊपर से नीचे आ रहे हो, नीचे दिल्ली तक आ जाओ आप, ठीक है, तो आपको पता लगेगा हाउ द वेजिटेशन इज चेंजिंग। सिमिलरली लेट सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू रशिया, तो आप सोचो कैसे वेजिटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि आप वहाँ पे हो, मान लो आप कभी किसी कोस्टल एरिया को देखा है जहाँ पे पानी जो है कन्वर्स कर रहा हो विद द ओशन, ऐसा देखा है कभी, या ऐसा कुछ देखा है इस तरह का, जहाँ पे पानी मान लो रिवर का पानी है और वो क्या हो रहा है, जहाँ जाके कहीं मिलता है, जैसे गंगा जी जाके मिलती है ना ओशन में, होता है ना, हरिद्वार से निकलते हुए आगे जाते हुए पूरे यूपी से जाके मिलती हैं, ठीक है। यस सर। तो जो मिलन वाला, जो मिलने वाला एरिया है ना, जहाँ पे ट्रांजिशन होता है, वही जो एरिया है वेयर द टू इकोसिस्टम कम्स इन काइंड ऑफ पिक्चर, उसको बोला जाता है, वही एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रांजिशन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, व्हेन द, इसका मतलब जैसे बीच वाला आपको यहाँ दिख रहा है, जो बीच वाला आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये जो बीच वाला आपको एरिया दिख रहा है, तो इसमें क्या है, कुछ कुछ ग्रास लैंड भी है, इसमें क्या है, पौधे भी हैं, मतलब डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला भी एक टाइप है इसमें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यहाँ पे क्या है, केवल ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो भाई वही स्पीसीज पाई जाएंगी विच आर सुटेबल फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, राइट। और डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होगा, वही स्पीसीज पाई जाएंगी जो सुटेबल होंगी ग्रास डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। लेकिन यहाँ पे एक मिक्सचर है दोनों का, समझ रहे हो आप, दोनों इकोसिस्टम का एक मिक्सचर है। दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिकॉज द चेंजेस आर ग्रेजुअल। चाहे आप इधर से मान लो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, या मान लो आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, तो चेंजेस आर ग्रेजुअल। सो हमेशा कोई एरिया आएगा, वो क्या होगा, वहाँ पे दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो अगर दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो ऑब्वियस है वहाँ पे हर तरह की स्पीसीज रह लेगी, ये वाली भी स्पीसीज यहाँ रह लेगी और ये वाली भी स्पीसीज यहाँ रह लेगी। आप समझ रहे हो? दैट्स वाई द इकोटोन इज हाई डाइवर्स। डाइवर्स मतलब वहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी, बहुत तरह की स्पीसीज पाई जा सकती है। समझ गए इतना चीज़, ये बेसिक समझ में आया कि व्हाट इज इकोटोन। तो इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम आपको दिख रहे हैं ना, तो इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, ठीक है, जहाँ पे दोनों इकोसिस्टम के कुछ कुछ चीज़ें आपको ब्लेंड मिलेंगी। सो दिस इज़ अ यूनिक एरिया वेयर बायोडाइवर्सिटी विल बी हाई। समझ में आया बायोडाइवर्सिटी क्यों हाई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यस। अब एग्जाम्पल, आप एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मतलब लिखना चाहो तो लिख भी लो, इसमें नहीं है, लेकिन आगे ये सब चीज़ें क्योंकि आप लोग पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में। जैसे जैसे बोला जाता है वेटलैंड, वेटलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। वेटलैंड इज अ वेटलैंड इकोसिस्टम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो लिखो वेटलैंड इकोसिस्टम, WET वेट, LAND वेटलैंड, ठीक है, WET वेट, LAND लैंड। आप इसको मुझे दिखाना, फिर बाद में मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा वेटलैंड वगैरह का लास्ट में। तो वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, वेटलैंड इकोसिस्टम इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन, भाई वेटलैंड कहाँ होगा, जहाँ पे टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम खत्म हो रहा होगा, थोड़ा पानी भी हो, थोड़ा जैसे दलदल टाइप का हिसाब होता है ना, मतलब उसको दलदल तो नहीं बोला जाता है, वेटलैंड का एक पर्टिकुलर डिफिनीशन है जो हम लोग वेटलैंड नाम का एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लैंड प्लस वाटर, लैंड का भी ट्रांजिशन हो रहा हो और वाटर का भी हो रहा हो, तो वाटर और लैंड जहाँ दोनों पास पास होंगे उसको बोला जाएगा वेटलैंड। वो सारे एरियाज वेटलैंड वाले होते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस बिटवीन एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक मतलब पानी वाला एरिया और टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम मतलब लैंड वाला एरिया, तो इनका जो इंटरफेस हो रहा है दिस इज कॉल्ड वेटलैंड। समझ रहे हो आप?
तो अब जब वेटलैंड होगा, आप सोचो फिर से 2 इकोसिस्टम हुआ, तो जो ही 2 इकोसिस्टम होगा तो क्या होगा, हो सकता हो कुछ एक्वाटिक स्पीशीज़ भी पाई जा रही हों और कुछ टेरेस्टेरियल स्पीशीज़ भी पाई जा रही हों, समझ में आ रहा है? तो दोनों तरह की स्पीशीज़ वेटलैंड में पाई जाएँगी, मतलब वेटलैंड आर मोर हाईली डाइवर्स एरिया। तो इसीलिए वेटलैंड के प्रोटेक्शन पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल बना रखे हैं, ठीक है? जैसे CRZ रूल है, वो वेटलैंड का तो नहीं है पर्टिकुलर, बट इट एसोसिएट्स विद द वेटलैंड। जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊँगा कि मतलब ये सब रूल्स भी आप आगे पढ़ोगे। तो इसी तरह वेटलैंड पे बहुत सारे रूल बन रखे हैं, समझ रहे हो? ठीक है? तो वेटलैंड इज़ अ हाईली डाइवर्स एरिया, क्योंकि ये टेरेस्टेरियल प्लस एक्वाटिक में आ रहा है, ठीक है? समझ गए? तो जैसे बस बोल रहा हूँ, आपको आगे समझ में आ भी जाएगा। जैसे कोयला देव नेशनल पार्क है राजस्थान, जब आप जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ नेशनल पार्क, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो एक कोयला देव नेशनल पार्क है राजस्थान का, ठीक है? तो दैट इज सिचुएटेड ऑन अ वेटलैंड, मतलब वो वेटलैंड के एक तरह का वो जो नेशनल पार्क है, दैट इज काइंड ऑफ वेटलैंड। सो दैट इज अ पर्टिकुलर इकोटोन बिटवीन लैंड एंड वाटर, और बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया है। दैट्स वाई वी हैव डिमार्केटेड दैट प्लेस एज अ नेशनल पार्क, कि जो भी डाइवर्सिटी है उसको हम सेव कर पाए, ठीक है, बचा पाए। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो वेटलैंड समझ में आ गया। इसी तरह मैंने आपको इस्चुरी बताया था, इस्चुरी बताया था। इस्चुरीज क्या होती हैं? इस्चुरीज वो होती हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लो, इस्चुरीज का स्पेलिंग मैं बोलता हूँ, ESTUESTUARARIES, ESTUARIES, ठीक है, इस्चुरीज। ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख लो, फ्रेश वाटर रिवर प्लस सॉल्ट वाटर सीज। ऐसा एरिया जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर मिल रही हो विद द सॉल्ट वाटर सीज, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? इस्चुरीज। वहाँ क्या फॉर्म होता है? इस्चुरीज। समझ गया आप? तो अब देख रहे हो, दो तरह का इकोसिस्टम हो रहा है, दो तरह का इको है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम ही, लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम में एस्चुरीज में दो तरह की इकोसिस्टम मर्ज कर रहे हैं। कौन कौन से? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। समझ रहे हो आप? अरे फ्रेश वाटर और सेलाइन, मतलब सॉल्ट वाटर सीज, मतलब ओशन वाला इकोसिस्टम। तो इसका मतलब जब ये दो इकोसिस्टम मिलेंगे, अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ, मतलब ये भी एक इकोटोन वाला एरिया होगा जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा होगा, जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी होगी। तो जनरली आप देखोगे भाई, लोग फिशिंग वगैरह इस सब एरिया में फिशिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज डाइवर्सिटी ऑफ द फिशेज विल बी मोर इन दीज रीजन व्हेन द सॉल्ट वाटर कोलाइड विद द फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर वाली भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगी, मतलब जो फिशेज़ होंगी, और सॉल्ट वाटर वाली भी दिख जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आ रही है। इसी तरह मैनग्रूव्स होते हैं, तो जो भी चीज़ आप इसमें पढ़ते हो ना, मैनग्रूव्स हो गया, एस्चुरी हो गया, ठीक है, वेटलैंड हो गया। ऐसे मैंने आपको कोरल रीफ बताया। सो कोरल रीफ इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन ओपन ओशन। ओपन ओशन होता है ना, ओपन ओशन मतलब बहुत दूर आप कोई चीज़ मान लो समझ रहे हो, जैसे एक तो शोर होता है ना, शोर एकदम जो किनारा होता है, उसके पास वाला ओशन, और एक ओशन होता है बहुत दूर। तो बहुत दूर वाला जो ओशन है वो ओपन ओशन है, ठीक है? सो ओपन ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम वाला जो एरिया है, दैट इज़ अ ट्रांजिशन, वही वहीं पे कोरल रीफ पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ऑस्ट्रेलियन कोरल रीफ, आप फिर अभी मुझे बताना तो मैं दिखाऊंगा इसका भी आपको इमेज। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ऑस्ट्रेलियन जो शोर है उससे 100 200 300 किलोमीटर दूर पाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम जस्ट मैं आपको बताया था, लोग डाइविंग करने जाते हैं, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग वगैरह होती है, घूमने जाते हैं लोग इस तरह का। तो ऑब्वियस है वो ऐसा तो नहीं होगा कि शोर से बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो शोर के पास ही फॉर्म होता है। कहने का मतलब जो किनारा होता है उसके थोड़ा सा आगे जाके ही वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें फॉर्म होती हैं, अगर वो तरह की कंडीशन कोरल रीफ की मिलती है। तो कोरल रीफ ऑल्सो एग्जिस्ट इन द, एंड दैट्स वाई कोरल रीफ इज रिप्रेजेंटिंग द इकोटोन, रिप्रेजेंटिंग द हाई बायोडाइवर्स एरिया। क्योंकि जहाँ कोरल रीफ होंगे वहाँ पे कोरल रीफ को फीड, मतलब कोरल रीफ के ऊपर खाने पीने वाली मछलियाँ बहुत सारी होंगी, मतलब वो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। समझ रहे हो आप? जैसे आप ओपन सी में चले जाओगे एकदम आगे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई यूरी हेलाइन, और ये बताया था ना स्टेनो हेलाइन, यूरी हेलाइन। सो देर आर स्पीसीज विच आर यूरी हेलाइन, दैट विल बी फाउंड इन द ओपन सीज। ओपन सीज में होंगी आपकी, जो सैलिनिटी से कोप अप कर जाएंगी, ठीक है? लेकिन डाइवर्सिटी अगर आपको चाहिए तो कोरल रीफ, वेयर एवर यू आर सीइंग द ट्रांजिशन बिटवीन वन इकोसिस्टम टू अदर इकोसिस्टम, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। तो मैं मतलब वही इकोटोन का एरिया होगा, वही बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, और वही चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? जैसे मतलब पढ़ने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, एज अ कम्युनिटी, एज अ ह्यूमन कम्युनिटी, वी हैव टू प्रोटेक्ट दोज थिंग्स, ठीक है? तो कोरल रीफ समझ में आ गया ये चीज़।
वाई इट इज़ अ एरिया ऑफ वो, ठीक है, समझ में आया ये चीज़? यस सर। ठीक है। अब एक एक वर्ड है, वर्ड इसमें शायद आगे आएगा या नहीं पता नहीं, मतलब मैंने देखा है बस मुझे ध्यान आ गया। लिखो आप एज, ई डी जी ई एज, ई डी जी ई एज और ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट। एज इफेक्ट इन इकोटोन्स, एज इफेक्ट होता है, एज इफेक्ट लिख लिया ये वर्ड, एज इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, एज इफेक्ट आप समझ गए। एज इफेक्ट लिख लिया आपने, वर्ड लिखा एज इफेक्ट। यस सर। सो एज इफेक्ट क्या होता है? एज इफेक्ट का मतलब, ऐसे एज का मतलब क्या होता है भाई? एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो अब देखो जब दो इकोसिस्टम यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं भाई, ये दो इकोसिस्टम है कन्वर्ज कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होगी? एट द एजेस, मतलब ये तो बहुत छोटा, आप मान के चलो कि बहुत छोटा होगा, एट द एजेस डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, एजेस, ये जो एजेस है, यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप एज की तरफ बढ़ोगे, वहाँ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा पाई जाएंगी। जैसे जैसे आप उसके दूर हटते जाओगे एज से, डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पीसीज नहीं होगी, ठीक है। तो एज इफेक्ट का मतलब है कि वेयर द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब एज मतलब बाउंड्री, वेयर एवर द बाउंड्री बिटवीन टू इकोसिस्टम, जहाँ भी दो इकोसिस्टम है, जहाँ पे भी दो बाउंड्री का इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम की बाउंड्री बनती है, वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ स्पीसीज ऑल्सो ज़्यादा होगी कंपेयर टू द इंटीरियर ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे इस इकोसिस्टम में आप यहाँ जाओगे तो डेंसिटी बहुत कम होगी, यहाँ जाओगे तो बहुत कम होगी। इस एरिया में जो एज वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपको डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो इसी को एज इफेक्ट भी बोलते हैं, मतलब एक तरह से एक कॉन्सेप्ट है एज इफेक्ट का, समझ रहे हो आप? मतलब एज इफेक्ट क्योंकि स्पीसीज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो इस एज इफेक्ट का मतलब इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ द स्पीसीज एट द बाउंड्री ऑफ टू इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम आपको दिख रहे हैं, उस बाउंड्री पे डेंसिटी का बढ़ जाना, डाइवर्सिटी का बढ़ जाना, इस चीज़ को जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। समझ में आ गया? एज इफेक्ट, ठीक है। तो अब आते हैं इकोटोन। तो इकोटोन मैंने बताया जंक्शन है, ट्रांजिशन एरिया है, सब तो ठीक है, मैंने आपको दिखा भी दिया। जैसे देखो यहाँ लिखा है मैनग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो जब आप मैनग्रोव के बारे में थोड़ा सा जानोगे तो आपको पता लगेगा। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड क्या है? ग्रासलैंड इज एन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट मतलब बड़े बड़े पौधे होंगे, और डेजर्ट। अब ग्रासलैंड से आप जैसे जैसे दूर चलते जाओगे, जैसे आपको मैंने वो बताया था जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला मैंने जब एग्जांपल दिया था, दे आर फाउंड इन द डेजर्ट एरिया, ग्रासलैंड एरिया। अब जब जब आप ग्रासलैंड से थोड़ा, जब जहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है उस एरिया से आप दूर हटते जाओगे ना, देन यू विल रीच टू द डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ वगैरह में आप आ जाओगे। गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है ना, डेजर्ट वाला एरिया, आप वहाँ आ जाओगे। सो ग्रासलैंड इज ऑल्सो अ, मतलब ग्रासलैंड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द इकोटोन, द जंक्शन ऑफ द और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम, ठीक है। रिवर बैंक मैंने आपको बताया, मार्श लैंड, वेटलैंड, एस्चुरीज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सब क्या है? इकोटोन का एरिया है, ठीक है। सो इकोटोन समझ में आ गया। इकोटोन क्या होता है? नैरो होता है, वाइड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है, ठीक है। बस ये जोन ऑफ ट्रांजिशन है, ये आप याद रखना, और ये हमेशा ध्यान रखना कि नंबर और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज की क्या होगी, ऑफ एन आउटगोइंग कम्युनिटी, वो डिक्रीज करेगी जब, वो तो ऑब्वियस है कि जब आप, जब दूर हटोगे तो जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम वाली कम्युनिटी है उसका तो कम होता जाएगा, लेकिन डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि दूसरे वाले इकोसिस्टम की कम्युनिटी भी वहाँ पे पाई जाने लगेगी, आने लगेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, मैनग्रूव, वेटलैंड, ग्रासलैंड, जो मैंने आपको बताया, कुछ भी जहाँ पे आपको लगे कि दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, दीज आर द फॉर्म ऑफ इकोटोन। और एज इफेक्ट अगर इसमें लिखा हुआ, एज इफेक्ट नहीं लिखा है तो एज इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, इसी को एज इफेक्ट बोलते हैं। एज इफेक्ट का मतलब एट द एजेस वेयर द टू इकोसिस्टम कोलैबोरेट्स, तो उस एज पे, उस एज पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना कि ये दिख रहा है ना, ये आपको पूरा वो डायग्राम, तो देखो डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा है? बीच में, यहाँ डाइए, तो यह ये एक तरह से एज होगा इसका,
ये जहाँ-जहाँ खत्म होने लगेगा, धीरे-धीरे डाइवर्सिटी बढ़ेगी, फिर धीरे-धीरे डाइवर्सिटी खत्म होगी बिकॉज़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स दिस डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो धीरे-धीरे डाइवर्सिटी खत्म होगी। तो ये जो एक पर्टिकुलर एरिया होगा, एक मान लो स्लैब होगा, उस एरिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। ठीक है? समझ में आ गया इतना चीज़? Yes. अच्छा लिखा है एज इफेक्ट, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज द एज इफेक्ट। अब एक बार आप लोग बताओ, मतलब जो भी इको टोन में जो समझ में आया, एक एक लाइन में बताओ कि इको टोन क्या है, जो भी आपको समझ में आया कि इको टोन। It is an area where two or more ecosystems meet. मतलब और फिर एक हाँ न्यू कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। हाँ ठीक है, मतलब न्यू कम्युनिटी, तो न्यू न्यू कम्युनिटी नहीं, मतलब काइंड ऑफ ट्रांजिशन जोन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू हाँ अनदर, जहाँ दो मीट कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ। ठीक। फिर और एज इफेक्ट, और समझ में आया ना डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों है, क्यों कम है, ये सब समझ में आ रहा है, राइट? यस। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह भी आपको ध्यान आ गया, कि एग्जाम्पल भी आपको वो आ गया। सिमिलरली एज इफेक्ट ऑल्सो यू कैन राइट, कि एज इफेक्ट क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन है ना, ये जो मैंने आपको ट्रांजिशन बताया, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन है, तो इकोटोन जो होगा, इकोटोन, वो इकोटोन क्या होगा, इकोटोन होगा इस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी का एक वर्ड होता है इकोक्लाइन। इकोक्लाइन क्या होता है? इकोक्लाइन मतलब ग्रेजुअली जब कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा होता है ना एक इकोसिस्टम से। भाई जैसे देखो, इस इकोसिस्टम में आ रहे हो ना, तो देखो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला डॉटेड लाइन नीचे वाला, ये जाता हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब, वी आर नॉट डिफाइनिंग एनी पर्टिकुलर बाउंड्री, बट वी आर सेइंग दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ जोन वेयर द ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस चेंज विल अकर। सिमिलरली इस साइड से भी होगा ऐसा, इधर से भी जब आप इधर बढ़ोगे तो ऐसा होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, डेजर्ट में जब आप जा रहे हो, तो हाउ द ग्रास लैंड विल टर्न टू डेजर्ट व्हेन यू आर गोइंग इन द गुजरात एरिया। ठीक है, तो आपको स्पीसीज भी उसी तरह से घटते घटते दिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप? सो दिस, ये जो ग्रेडियंट है, तो एक वर्ड इसको और दिया जाता है, उस वर्ड का नाम है इको, इको क्लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें समझ में आ रहा है आपको इको क्लाइन ठीक क्या है। है? तो इको क्लाइन कैन बी, इट इज़ ऑन अ वही एल्टीट्यूड के बेसिस पे वो इको क्लाइन आप बता सकते हो। जैसे आपने सुना होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेस पे आप बता सकते हो व्हाट इज़ इको क्लाइन। सैलिनिटी के बेसिस पे आप बता सकते हो कि व्हाट इज़ इको क्लाइन। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि भाई आप ओशन में हो, सो सैलिनिटी ऑफ द ओशन एट द सरफेस इज़ हायर देन द डीपर डेप्थ। जब आप बहुत नीचे चलते जाओगे ना, तो सैलिनिटी धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, या टेम्परेचर में बोलूँ, टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज़ हायर एट द सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आप सी के, जब ओपन सी जो होता है उसके बहुत अंदर चले जाओगे ना, मतलब बहुत अंदर, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होने लगता है। तो ये जो टेम्परेचर का डिक्रीज है, इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज व्हेन यू आर गोइंग विद द डेप्थ। तो उसको बोलते, ये समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, समझ रहे हो? सिमिलरली अगर सैलिनिटी का जो भी आप डिफरेंस देख रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? हेलोक्लाइन। उसी तरह इन्वायरमेंट में ये जो चेंजेस हैं फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम, इस ग्रेजुअल चेंज को क्या बोलते हैं? इकोक्लाइन। समझ में आ गया ये चीज़? ठीक है, समझ में आ रहा है? इकोक्लाइन समझ में आ गया ना? ये मतलब इट इज़ नॉट अ हार्ड फास्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई एरिया नहीं है। बट इकोक्लाइन क्या दिखा रहा है? इट इज़ शोइंग यू दैट देयर इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन, in terms of various other things of the environment when we are moving from this ecosystem to that ecosystem। कोई भी इकोसिस्टम, जैसे मैंने आपको 50 हर तरह के इकोसिस्टम बताए। सो इफ़ यू आर मूविंग टू एक्वाटिक टू टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टू एक्वाटिक, ठीक है, पॉन्ड से आप जा रहे हो मान लो सेलाइन में, बहुत सारे इकोसिस्टम है। इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम, व्हाट इज़ द ग्रेजुअल चेंज विद रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट? अगर आप टेम्परेचर के रेफरेंस पे बोलते हो, देन वी आर रेफरिंग इट टू द
थर्मोक्लाइन वो टेम्परेचर के डिफरेंस पे थर्मोक्लाइन है, सैलिनिटी के डिफरेंस पे बोलते हो तो हेलोक्लाइन है। सो दीज टर्म्स एक्चुअली मतलब ये सारे टर्म ये डिफरेंट है, ये आर नॉट रिलेटेड विद द इकोक्लाइन। हम इसमें इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे ही क्या होता है, स्पीसीज का कंपोजिशन कम या ज़्यादा होने लगेगा, समझ रहे हो आप? तो उसको इन्वायरमेंट में बहुत सारे पौधे घटने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर डायरेक्शन टू एनी अदर, वन पर्टिकुलर इकोसिस्टम टू एनी अदर इकोसिस्टम, तो उसको बोलते हैं इकोक्लाइन। समझ में आ गया ये चीज़? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कहने का मतलब इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिजियो केमिकल फैक्टर के बेसिस पे नहीं है। जैसे अभी ये सब क्या था, ये फिजिकल फैक्टर है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने इकोक्लाइन बना लिया। ठीक है, अब देखो एज इफेक्ट मैंने आपको बताया, उसी इफेक्ट में वॉट एवर स्पीसीज विच आर फाउंड इन दीज हाई डाइवर्स एरिया, उसको क्या बोला जाता है, एज स्पीसीज बोला जाता है। समझ में आ गया? उस स्पीसीज को क्या बोला जाएगा, एज स्पीसीज। ठीक है, जैसे देखो यहाँ लिखा है द डेंसिटी ऑफ बर्ड इज ग्रेटर इन द इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। हमेशा आपको पक्षी कहाँ दिखते हैं, जनरली आपने देखा होगा बर्ड्स आपको ज़्यादातर कहाँ दिखते हैं भाई, कभी आप जाना मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी प्लस लैंड का कन्वर्जेंस हो रहा होगा, आपको दिखेगा कि पानी और लैंड वाले कन्वर्जेंस में बर्ड ज़्यादा है। मतलब जब भी दो इकोसिस्टम का कन्वर्जेंस ज़्यादा होगा ना, आपको बर्ड्स, वैरायटी ऑफ बर्ड्स आप ज़्यादा देखोगे। समझ रहे हो, मतलब जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ है वो आपको ज़्यादा दिखेगी। जैसे वेटलैंड एरिया में आपको बहुत तरह के बर्ड दिखेंगे, अलग अलग तरह के। कबूतर वाला हिसाब नहीं कि जो यहाँ पे मिलता है अपने को अर्बन एरियाज में। आप जब जाओगे इन सब स्पीसीज में, देन यू कैन फाइंड दोज थिंग। ठीक है, कि आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जा रहे हो, देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। और वही जो स्पीसीज वहाँ पाई जाती हैं उन एजेस पे, उसको क्या बोला जाता है, एज स्पीसीज बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? कोई इसमें दिक्कत एज स्पीसीज वगैरह में? ठीक है, तो ऐसा याद नहीं रखना है, मतलब बस ये याद रखो बर्ड्स हैं दैट कैन बी द एज स्पीसीज, whatever the things which are existing at the transition of the two ecosystem in the particular ecotone in the high biodiverse area, that वही एज इफेक्ट है, एंड उसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, एज स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़, ठीक है ना? अब आता है बायोस्फीयर। तो मैंने आपको पहले दिखाया कि व्हाट इज़ द, भाई इसका मैंने जो आपको पूरा बताया, टिश्यू, पॉपुलेशन, या इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज अगेन ना, जैसे इसके ऊपर तो एक आएगा बायोम, मतलब यहाँ पे आएगा बायोम, जो मैंने आपको बताया कि बायोम इज अ काइंड ऑफ, मतलब आपने हर तरह के इकोसिस्टम को मिलाया, इट कैन बी अ वन पर्टिकुलर से टेरेस्टेरियल बायोम। ठीक है, एक्वाटिक बायोम, ग्रास लैंड इज अ बायोम, उस ग्रास लैंड में सवाना इज अ इकोसिस्टम, प्रेरी इज अ इकोसिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये चीज़? लिखना चाहो तो आप जल्दी ये कुछ लिखना चाहो या बोलो, मैं बोल दूँ ये सब वर्ड, लेकिन कंफ्यूज मत होना आप, मतलब ऐसा ना हो कि आपको ना पता हो। मैं लिख दे रहा हूँ सवाना यहाँ पे, सवाना। ठीक है, ये सवाना ग्रास लैंड होती है। ठीक है, इसी तरह प्रेरी ग्रास लैंड होती है। ठीक है, प्रेरी ग्रासलैंड होती है, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है। ये सब आगे पढ़ोगे भी, लेकिन अभी आपके दिमाग में ताकि बन जाए। अब दीज बोथ आर डिफरेंट इकोसिस्टम, बट दे आर पार्ट ऑफ ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड को स्पेसिफिकली इकोसिस्टम भी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप बोलना चाहोगे ग्रासलैंड बायोम, और ग्रासलैंड बायोम में कौन कौन इकोसिस्टम होंगे, तो सवाना और प्रेरी होगा। ठीक है, वॉट एवर ग्रासलैंड यू आर थिंकिंग। समझ में आ रहा है ये चीज़? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिख रहा है ना, विजुलाइज हो रहा है ना थोड़ा बहुत चीज़? यस सर। ठीक है, तो अब आते हैं बायोस्फीयर पे, कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो कई तरह के इकोसिस्टम, कई तरह के बायोम, ठीक है, सब कुछ कैन बी अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, वो एक बायोस्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे एक तरह का, मतलब अगर आप कंपोनेंट लिखना चाहो, तो अगर लिखना चाहो तो भाई बायोस्फीयर मतलब जहाँ सब कुछ हो वो बायोस्फीयर है। सब कुछ हो मतलब, आपने ऐसा वर्ड अभी पढ़ा है आपने इसमें क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर वर्ड पढ़ा है, लिथोस्फीयर, ऐसा वर्ड पढ़ा है लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर तो आपने पढ़ा है, लिथोस्फीयर पढ़ा है ना, लिथोस्फीयर पढ़ा है। व्हाट इज लिथोस्फीयर?
बताओ लिथोस्फीयर क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, हाँ मतलब हाँ वही जो आउटर मोस्ट इससे लेयर ऑफ द और अर्थ। एलिमेंटल से बनी होती है। हाँ एंड व्हाट इज द व्हाट एवर द लैंड, मतलब लैंड का जो एरिया होता है उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। उस पे लैंड है, आपको दिख रहा है ना, लैंड जैसा दिखता है उस पे। सो लिथोस्फीयर काइंड ऑफ लैंड, और जो आपने बोला एकदम सही बोला है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर जहाँ पे हवाएं हैं, हवा है ना जहाँ पे, एयर का जो भी पार्ट है, जो मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द पार्ट ऑफ एयर, ठीक है। सो दैट इज द एटमॉस्फियर। सिमिलरली देयर इज अ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी वाला, ओशन, रिवर, लेक, these are part of hydrosphere। तो हर तरह का एक्वाटिक इकोसिस्टम विल कम अंडर द हाइड्रोस्फीयर। हर तरह का लैंड पे जो भी चीज़ है वो कम अंडर द लिथोस्फीयर। एवरीथिंग इन द एटमॉस्फियर विल कम, एवरीथिंग इन द एयर और समथिंग विल कम इन द एटमॉस्फियर। और यही सारे कंपोनेंट, यही सारी चीज़ें मिल के क्या बनाता है, बायोस्फीयर। समझ गया? इसी को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। ठीक है, सो बायोस्फीयर के कंपोनेंट समझ में आया। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर का कंपोनेंट क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर, एवरीथिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, बायोस्फीयर इज द वॉट आर द कंपोनेंट, एवरी एनीथिंग विच इज सपोर्टिंग द लाइफ। बायो मतलब क्या, बायो मतलब भाई बायोलॉजी एक तरह से। तो वो सपो लाइफ को सपोर्ट भी करना चाहिए, एंड इट शुड इंक्लूड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एंड एटमॉस्फियर। ठीक है, तो कहने का मतलब वॉट एवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वॉट एवर द डेड ऑर्गेनिक मैटर, एवरीथिंग विच इज प्रोड्यूस, एवरीथिंग विल बी ऑन द, भाई कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसके द्वारा कुछ भी प्रोड्यूस किया जाएगा, या लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा कुछ भी। और डेड ऑर्गेनिक मैटर इफ इट इज गोइंग टू बी डिकेड, तो किसका पार्ट बनेगा, वो पार्ट बनेगा लिथोस्फीयर का, लैंड पे ही तो आएगा। या हो सकता हो कुछ चीज़ें उसमें चली जाए, कुछ चीज़ें एटमॉस्फियर में चली जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो बायोस्फीयर मतलब एवरीथिंग विच इज इंक्लूडिंग द बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो सपोर्ट करता है लाइफ का, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। अब याद क्या रखना है, ये लाइन याद क्या रखना है, बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट द एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल। हाईएस्ट माउंटेन पे आपको नहीं मिलेगा, डीपेस्ट ओशन पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई इकोसिस्टम वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था ना, वेयर द लिविंग और नॉन लिविंग का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, देन द इकोसिस्टम विल नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था डीप ट्रेंचेस, दिया था ना, डीपेस्ट ओशन में मैरियाना डीप ट्रेंच है, इस तरह का डीप ट्रेंच होता है। तो इस तरह के डीपेस्ट ऑफ द ओशन में यू कैन नॉट फाइंड द लाइफ। तो अगर वो बाई लाइफ आप क्यों नहीं वहाँ पे फाइंड कर पा रहे हो, बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट द लिथोस्फीयर कंपोनेंट और द हाइड्रोस्फीयर कंपोनेंट। लिथोस्फीयर कंपोनेंट मतलब भाई सॉयल है, वो लिथोस्फीयर का पार्ट है। सॉयल आपको दिखता है ना, सॉयल हो गया, मिनरल हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब कहाँ है, ये सब लैंड पे है। सो दीज आर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का क्या पार्ट है, कोरल रीफ हो गया, कोई और फिश वगैरह हो गया, और भी चीज़ें होती हैं, तो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एटमॉस्फेयर का पार्ट क्या हो सकता है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर आपको ऑक्सीजन देगा, अदर गैसेज विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ इट इज़ गोइंग टू बी गिवन बाय एटमॉस्फेयर। अब आप सोचो ये सब कंपोनेंट अगर नहीं होंगे, सारे कंपोनेंट कहीं कहीं नहीं होंगे, कहीं इधर उधर होंगे, देन यू विल नॉट फाइंड द लाइफ। ठीक है, यू कैन नॉट थिंक ऑन द न्यूट्रिएंट साइकिल, यू कैन नॉट थिंक ऑन द क्लाइमेट रेगुलेशन, जो मैं आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहा था, यू कैन नॉट थिंक ऑन द इकोसिस्टम सर्विसेज विच आई वॉज टेलिंग इन द इनिशियल, कि भाई तीन चार तरह के वो जो मैंने मेजर आपको प्रोविजनिंग सर्विस, सपोर्टिंग सर्विस, ये सब बताई थी। ठीक है, तो दो सर्विसेज विल नॉट बी पॉसिबल। समझ रहे हो आप? दैट्स वाई वी आर थिंकिंग ऑन द, मतलब हमको बायोस्फीयर को वहीं रिजर्व करना है इस तरह। तो बायोस्फीयर में कहाँ पे एब्सेंट होगा, वाई बायोस्फीयर इज एब्सेंट, बिकॉज देयर इज नो लाइफ एट साउथ पोल। नॉर्थ साउथ पोल पे आपको नहीं दिखेगा सब कुछ। यू विल नॉट फाउंड द लैंड पार्ट, मतलब नॉर्थ पोल पे जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एब्सेंट मिलेंगी फ्रॉम द लिथोस्फीयर का जो कंपोनेंट होता है, हाइड्रोस्फीयर का कंपोनेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। हाईएस्ट माउंटेन पे जाओगे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो इस वजह से बोला जाता है कि बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट द एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल। हाईएस्ट माउंटेन पे चले जाओ कि एकदम हिमालय की चोटी पे जाके बैठे हो, तो वहाँ पे कोई आपको नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म या इस तरह का कि कोई रह रहा है, समझ रहे हो आप, या पेड़ पौधा आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये लाइन थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, समझ रहे हो आप? ठीक है, यस सर। ठीक है।
तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ओकेजनली स्पोर्स ऑफ फंगाई और बैक्टीरिया आकर एट अ ग्रेट हाइट्स। 8,000 मीटर से आप ऊपर जाओगे तो आपको फंगाई और बैक्टीरिया मिलेगा, बट दे विल बी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, और इस वजह से दे ओनली इन द डॉर्मेंट लाइफ, उनका लाइफ जैसा कुछ होता नहीं है। दैट्स वाई दे आर नॉट, मतलब क्योंकि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, then they will not be in the, they will not contribute in the biosphere, or they cannot be said as a पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। समझ में आ गया ये चीज़? इतनी दिक तो ये सारे आपके टर्म्स थे, इसमें दिक्कत नहीं है ना? ठीक है अदिति, आपको ये समझ में आ गया राइट? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। अभी टाइम आप लोग और दोगे आधे घंटे या नहीं, या जाना है सोना है? मतलब आप लोग का वो भी तो था क्लास वगैरह। बताओ आधे घंटे और या नहीं? मैं तो जैसे आपको ठीक लगे। मैं तो पढ़ा दूंगा आप लोग को, वो है। इसके बाद वही प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, मुझे बस बताते जाना है, बताते का थोड़ा सा समझाना हो गया मतलब। आप बताओ बढ़े ना फिर थोड़ा सा आगे। यस सर। ठीक है, सो इकोलॉजी मैंने आपको बताया दैट वाज द स्टडी ऑफ, भाई स्टडी जो भी बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंटल, जो भी आप स्टडी इसमें करते हो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल विच आर गवर्निंग, भाई आप कैसे कैसे ये इकोसिस्टम सस्टेन हो रहा है। ये जो हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, बायोस्फीयर पढ़ रहे हैं, स्पीसीज बन रही है, हो रही है, जा रही है, वाई द थिंग्स आर, why the things are maintaining, how the nature is there in the life। कैसे भाई जिराफ वहीं पाया जा रहा है, कैसे लायन वहीं पाया जा रहा है, ठीक है, कैसे कोई स्पीसीज वहीं हो रही है। सो वेरियस प्रिंसिपल्स आर देयर फॉर इकोलॉजी और फॉर स्टडिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, जब आप इकोलॉजी के वेरियस प्रिंसिपल पढ़ोगे देन यू नो वाई सम स्पीसीज इज देयर ओनली एट दैट प्लेस। तब आपको पता लगेगा कि भाई ये स्पीसीज यहाँ पाई जाती है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो पहला उसका प्रिंसिपल है एडॉप्टेशन। ठीक है, एडॉप्टेशन इज अ प्रिंसिपल इन द इकोलॉजी। ठीक है, एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडॉप्टेशन का मतलब जैसे मान लो भाई आपको मैं बोलूँ कि ठंडे पानी से नहा लो जाके, तो यू एज अ ऑर्गेनिज्म आप अभी जाके मान लो रात में नहा रहे हो, तो योर बॉडी विल एडॉप्ट द चेंजेस, वॉट एवर चेंजेस यू आर गोइंग टू इनकर व्हेन यू आर गोइंग टू बाथ, या आप नहा रहे हो, या मान लो कहीं आप मसूरी निकल लो रात में, आप बिना आप भाई कपड़ा वैसा मत पहनो, आप निकल लो, मतलब कि ठंडी वाला मत पहनो। सो योर बॉडी इज गोइंग टू अडॉप्ट, सो दैट इज अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जिसका नाम क्या है? एडॉप्टेशन। सो दिस एडॉप्टेशन हेल्प्स द स्पीसीज टू सर्वाइव और रिप्रोड्यूस फॉर एनी ऑफ द स्पीसीज। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था यूरी थर्मल, ठीक है, और स्टेनोथर्मल, यूरी एलाइन। तो वाई सम स्पीसीज आर यूरी थर्मल, वाई सम स्पीसीज आर यूरी एलाइन, बिकॉज दे कैन कोप अप विद द चेंजिंग इन द सेलिनिटी, दे कैन कोप अप विद द चेंजिंग इन द टेम्परेचर। समझ रहे हो? इसका मतलब दे हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो सब स्पीसीज के पास एडॉप्टेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, मतलब ऑल द स्पीसीज डू नॉट हैव दिस एडॉप्टेशन इन द एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है इसका मतलब? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? जैसे आपने देखा होगा, ये सुना है गिरगिट रंग बदल देता है, सुना है आपने गिरगिट रंग बदलता है, सुना है? यस ऐसा सर। सुना है कभी? वाई दे आर डूइंग दैट एज अ स्पीसीज, आप सोचो कि भाई वो भी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, वाई दे आर डूइंग दैट, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मतलब? वाई दे आर डूइंग दैट, आप बताओ। जैसे भाई हरे पीले पे रहेगा तो हरे कलर का उसका जो शरीर होता है वो उसका ग्रीनिश हो जाएगा, किसी और पे रहेगा तो किसी और कलर का हो जाएगा। वाई दैट काइंड ऑफ अपीयरेंस, वाई दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दैट फॉर दैट ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्यों होता है? बताओ जो भी समझ में आ रहा है।
बताओ, ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोग करें तो। ऐसे करो, मतलब ऐसे पढ़ा दूंगा तो याद तो हो जाएगा, मतलब फिर भूल भाल जाओगे सब। सर जिससे वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर पाए। और आप बताओ सगुन क्यों? सर यही जो अदिति ने बोला, पर एक पॉइंट और भी कि शायद हाँ अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी, या फिर हाँ, मार मतलब दोगे ना आप जाके। हाँ, सिक्योरिटी इज द रीजन भाई। उसको भी तो सरवाइव करना है ना भाई। इन्वायरमेंट्स तो कोप अप कर रहा है, वो तो ठीक है, वो तो वैसे भी रह सकता था, लेकिन उसको सिक्योर कर, मतलब अपने आप को सिक्योर करना है भाई। जैसे आपने देखा होगा, एक कभी आपने देखा है जब ठंडी में जब बहुत पानी बरसता है, तो एक छोटा सा स्नेल स्पीसीज, स्नेल है, स्नेल SNAIL, वो कभी कभी पानी में निकलता है। जब उसको ऊपर से हल्का सा टच कर दोगे ना, मान लो मारने नहीं जा रहा हो, हल्का सा टच करना कभी, वो क्या करेगा, अपने आप को जो उसके ऊपर की शेल होती है ना, उसके अंदर छुपा लेगा अपने आप को। सो इन्वायरमेंट मतलब एज अ स्पीसीज, एज अ ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म हैज दैट स्ट्रक्चर जो लिखा है ना, एडॉप्टेशन इज द अपीयरेंस, अपीयरेंस बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर में वो चेंज कर लेगा आपने। जैसे कछुआ देखा है, कछुआ के ऊपर वो होता है, ठीक है, कछुआ के ऊपर एक होता है ना शेल टाइप का। आप कभी कछुए को ऊपर से ऐसे हल्का सा टच करना, कभी टच करना है थोड़ा सा ऐसे हल्का सा फोर्स करना, वो तुरंत अपने आप को शेल में ले लेगा, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। ठीक है, समझ में आ रहा है इस, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं, वेरियस चेंजेस आर देयर, मतलब आपको याद नहीं रखना है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू आस्क, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज़ द एडॉप्टेशन ऑफ द फिजिकल, और ये लिखने को ये सब नहीं आता है कभी भी, तो उस पर लोड नहीं लेना है। बस आपको वर्ड याद रखना है, अच्छा अडॉप्ट, कुछ चीज़ें अडॉप्ट करती हैं कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे अडॉप्ट। जैसे मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन में क्या था कि भाई जैसे जैसे, मतलब जिराफ का नेक क्यों बड़ा हुआ, जिराफ एज अ स्पीसीज का जो नेक है वो इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना बड़ा इस वजह से हो गया बिकॉज द प्लेस विच वर सुटेबल फॉर देयर इन्वायरमेंट, मतलब जो इकोसिस्टम जो उनको सपोर्ट करता है, वहाँ के जो ट्रीज है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े ट्रीज हैं। सो दे हैव टू ऑलवेज ईट दोज थिंग्स बाई लुकिंग अपवर्ड्स, मतलब ऊपर देखते हैं तब वो खाते हैं सही से, दैट्स वाई देयर नेक्स आर लॉन्गर। समझ में आ रहा है, इस वजह से उनके नेक क्या है, लॉन्गर है। ठीक है, तो दिस इज अ एडॉप्टेशन मैकेनिज्म फॉर दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से कंगारू रैट है, ठीक है, कंगारू रैट है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। अब डेजर्ट है, डेजर्ट है भाई, उसको पानी वानी तो मिलेगा नहीं, जैसे आपने देखा होगा भाई, अलग अलग तरह की स्पीसीज होती है ना। जैसे मैं बोलूँ कि कैमल, कैमल होता है ना, कैमल। सो कैमल क्या करता है, कैमल मतलब अपना ये ऊँट जो होता है, कैमल क्या करता है, इट मतलब वो हम्स जो होते हैं ना, उसके हम्स होते हैं ना ऊपर, दोज हम्स स्टोर द फैट, वो फैट स्टोर करता है, और फैट के अलावा वो पानी भी स्टोर करता है। ठीक है, मतलब हम्प में तो पानी स्टोर नहीं होता है, लेकिन दे हैव समथिंग विच इज स्टोरिंग द वाटर एज वेल। और फैट को हम्प में स्टोर करता है, जो उसका ऊपर हम्प होता है उसमें फैट स्टोर होता है। बट वो ऑर्गेनिज्म ही वैसा है, दैट इज अ डेजर्ट एडॉप्टेशन फॉर दैट ऑर्गेनिज्म। अगर वैसा, और अगर वैसा एडॉप्टेशन नहीं होगा उसके शरीर में, तो अभी से वो मर जाएगा। ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर पानी वो स्टोर नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, जैसे कैक्टस है, कैक्टस, कैक्टस भाई पौधा, कैक्टस कहाँ होता है, कैक्टस, कैमल, ये सब कहाँ है, ये सब दे आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट में जब आप जाना कभी भाई, कैक्टस का पौधा आपको यहाँ थोड़ी नहीं दिखेगा कि आपके मसूरी में दिख रहा है, आपके किसी इस एरिया में दिख रहा है। दोज ऑल फाउंड इन द डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में दे हैव द एडॉप्टेशन मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे कैक्टस में बोला जाए, कैक्टस में क्या होता है, देयर आर वेरियस स्ट्रक्चर्स, उनका स्ट्रक्चर ऐसा है विच इज़ गोइंग टू स्टोर द, विच इज़ गोइंग टू स्टोर द वाटर। समझ रहे हो, जैसे उसमें क्या होता है, जो उसमें स्टेम्स होती है ना, स्टेम्स जो पानी ऊपर नीचे ले जाती हैं, वो स्टेम्स बहुत थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, सो दैट रिड्यूसेस द वाटर लॉस फॉर देम। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर भी उनको हेल्प कर रहा है। सिमिलरली उनका बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब, जैसे उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा रात में, रात में जो स्टोमेटा होता है ना, वो स्टोमेटा रात में खुलता है। समझ रहे हो, उसका जो स्टोमेटा होता है वो रात में खुलता है। तो ये सब बायोलॉजिकल चीज़, मतलब बायोलॉजिकल चीज़ है। सो दैट्स व्हाट देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर ऐसा है, उनका स्टोमेटा वैसा है कि भाई वो रात में खुल रहा है, सो दैट दे कैन मिनिमाइज द वाटर लॉस। समझ रहे हो, जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर भाई वहाँ रह रहा है
जैसे मैं बोलूँ पोलर बियर कोल्ड एरिया में रह रहा है, सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर विच इट इज़ हैविंग, तो उसका फर होता है ना उसका, बहुत मोटा उसका चमड़ी होगा, मतलब फैट बहुत ज़्यादा है, फर है उसका, आप समझ रहे हो। सो दीज फैट, दीज आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी। वो उसको क्या कर रहा है, उस कोल्ड इन्वायरमेंट में दे आर दे आर एबल टू सर्वाइव, समझ रहे हो। अब बिहेवियर में वो कैसे कर रहा है, व्हाट इज द बिहेवियरल एडॉप्टेशन, तो स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन दिख रहा है विच इज इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडिंग। व्हाट इज द बिहेवियरल एडॉप्टेशन फॉर द पोलर बियर, दे आर गोइंग टू हाइबरनेट। जब बहुत ज़्यादा, जैसे अभी विंटर बढ़ रहा है ना, देखो दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, तो भाई दिसंबर जनवरी आ गया, दे आर हाइबरनेटिंग, अब सो जाएंगे वो। ठंडी में तो उनको खाना मिलने के लिए भाई बाहर निकलने के लिए, अब सोचो वो दिन भर वो हो रहा है, क्या नाम है, दिन रात पोलर बियर है, तो वहाँ पे वो हो रहा होगा ना, स्नोफॉल हो रहा होगा, तो भाई आराम से घूम के खाना तो उनको मिलेगा नहीं, तो उनको एनर्जी स्टोर करनी है, तो हाउ दे आर गोइंग टू कंजर्व दैट एनर्जी, बाई हाइबरनेटिंग। समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा है। So this is how the adaptation is done, whether it is aquatic environment, whether it is terrestrial environment. So there are some structural things which are helping them. There are some behavioral things which are helping them. ठीक है, जैसे फ्रॉक्स हैं, फ्रॉक्स किस में है भाई, इन्वायरमेंट कंडीशन में फ्रॉग रहते हैं। सो व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल थिंग, physiological thing which is making them to breathe in the land as well, in the ocean, पानी या वाटर या ओशन एज वेल, अंडर वाटर में भी तो ब्रीथ कर लेते हैं ना, तो दे हैव द परमिएबल स्किन। सो परमिएबल स्किन होती है, दैट्स वाई दे आर एबल टू ब्रीथ। तो इसका मतलब ये क्या है, ये उनका फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशन है या स्ट्रक्चरल है। बट व्हाट इज़ द बिहेवियर, व्हाट इज़ द बिहेवियर, भाई आप सोचो, फ्रॉक को बच्चा रिप्रोड्यूस करना है, बच्चा पैदा करना है, ठीक है, इफ़ दे हैव टू ले द एग्स, तो भाई पानी में तो अपना अंडा देंगे नहीं, अगर वो पानी में अंडा रखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, सर्वाइवल नहीं होगा उनके ऑफ स्प्रिंग्स का। सो फ्रॉक्स कम ऑन द लैंड फॉर लेइंग द एग्स, दिस इज बिहेवियर ऑफ दैट स्पीसीज। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही समझाना है, समझ आ गया पूरा एडॉप्टेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वेयर यू कैन सी द बिहेवियर, वेयर यू कैन सी द फिजियोलॉजी, मतलब उसका जो शरीर है, ठीक है, जिससे वो अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज़, कोई दिक्कत है एडॉप्टेशन में? बताओ बताओ, कोई दिक्कत? समझ में आया ना, एक दो एग्जाम्पल दो, जो भी मैंने बताया, एक आध एग्जाम्पल दो एडॉप्टेशन का, एक आप दो, एक आध, जो भी आपको लगा। एक एग्जांपल ऐसा दो जहाँ पे आपको दिखे कि व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल थिंग्स, व्हाट इज़ द बिहेवियर थिंग्स। जैसे आप मान लो शगुन पोलर बियर पे बताओ व्हाट इज़ द, जैसे मैंने आपको बताया पोलर बियर पे, व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी थिंग्स विच इज़ गोइंग टू मेक देम एडॉप्टिव फॉर दैट इन्वायरमेंट, एंड व्हाट इज़ द बिहेवियरल पार्ट ऑफ देम। सिमिलरली अदिति आप फ्रॉक का बताओ, तो आपके लोग दिमाग में रह जाएगा ये। बताओ बताओ, एक एक लाइन में बताओ, डरना नहीं है। पोलर बेयर का बताना है ना। हाँ बताओ। सो उसके लिए देखो अडेप्टेशन एनवायरनमेंट का इजी हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फर होता है लाइक पोलर बेयर का, वो बहुत हैवी थिक फर होता है, तो वो वहाँ के ठंडे एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर पाएगा। हाँ, फर और फैट, फैट भी तो है उसका, चमड़ी मोटा भी तो है, फैट भी तो है उसको हाँ, और सर्वाइव करने फैट के लिए। भी और पॉज भी बोल सकते हैं, जो मतलब क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फ्लैट और बड़े पॉज होते हैं, तो वो आइस वगैरह पे चलना मतलब उसके लिए इजी हो जाता है। हाँ गुड, सही है, बहुत सही है। अब व्हाट इज द बिहेवियरल थिंग? मतलब बिहेवियर कैसे, मतलब सर व्हाट कि इज मतलब द उसका बिहेवियर? बिहेवियर क्या हाँ होता है अपने एनवायरनमेंट के लेके। हाँ हाँ, जैसे जैसे आपका बिहेवियर क्या है, ठंडी से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप कपड़े पहन ले रहे हो भाई ठंड वाले, दिस इज आवर बिहेवियरल थिंग्स टू मेक अस सर्वाइव। वैसे वो भी क्या करता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, व्हाट इज द बिहेवियर, वो हाइबरनेट कर ले रहा है, जाके सो जा रहा है ना भाई, बिकॉज ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द एनर्जी। अब एनर्जी तो ईजी नहीं है ठंड में मिलना, तो ड्यूरिंग इससे विंटर्स दे आर हाइबरनेटिंग। हाइबरनेटिंग, वाई दे आर हाइबरनेटिंग, टू कंजर्व देयर एनर्जी।
एनर्जी रहेगा तभी तो शरीर चलेगा ना उसका बाद में। यस सर। सो दैट इज़ द बिहेवियर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हीरो जी। बनने नहीं निकल जा रहा है वो बाहर। ठीक है कि चलो कोई बात नहीं, एनर्जी नहीं लेंगे, मर जाते हैं। दे आर अडॉप्टिंग थ्रू दैट इन्वायरमेंट, और वो बिहेवियर है। जैसे फ्रॉक का है, फ्रॉक का मैंने बताया, फ्रॉक का थी आप बताओ। सर फ्रॉग में फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में आ गया हमारे पास सर, लाइक उन गिल्स हो गया जो उनको ऑक्सीजन, जो उनको ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। हाँ उनकी हाँ स्किन हो गई फॉर फ्रॉग की, लंग्स हो गया, वो सब चीज़ें। और हाँ। बिहेवियरल में आ गया हमारे पास सर, बिहेवियरल में लाइक कम्युनिकेशन या कैमोफ्लेज। हाँ कैमोफ्लेज एक हो सकता है। और जैसे आपको होता है, दे आर नॉट लेइंग देयर एग्स इन द, भाई पानी में तो अंडा नहीं होगा ना। दे आर यस कमिंग सर। ऑन द लैंड। ठीक है, लैंड पे आते हैं, देन दे आर लेइंग एग्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द थिंग्स। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें, जरूरी नहीं सब में बिहेवियर हो, सब में स्ट्रक्चर हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब में हो। जैसे मैंने आपको पिछली बार ईपीफाइट बताया था। ठीक है, ईपीफाइट बताया था, विच इज़ गोइंग टू ग्रो ऑन द प्लांट्स ऑफ अदर प्लांट्स। ठीक है, अब वो एपीफाइट अपने आप को क्या कर रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट में अदर प्लांट्स पे अपने आप को ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, दैट कैन बी अ बिहेवियरल, मतलब बिहेवियर तो नहीं बोला जाएगा, दैट कैन बी अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट। मतलब एपीफाइट का वैसा स्ट्रक्चर ही है कि फॉर एक्सेसिंग द सनलाइट दे आर कमिंग ऑन टू द टॉप ऑफ सम ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। क्योंकि नीचे रहेंगे तो भाई हाँ उनको सनलाइट मिलेगा नहीं, खाना पीना होगा नहीं। समझ रहे हो आप। सो इस तरह, जैसे जैसे पिजन्स है, पिजन्स जो कबूतर आप देखते हो। सो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दे, भाई जरूरी नहीं स्ट्रक्चर ही है, उनका बिहेवियर क्या है, दे आर फीडिंग ऑन द वेस्ट। ठीक है, दे आर फीडिंग ऑन द वेस्ट, दे आर मेकिंग द नेस्ट। नेस्ट वो घोंसला बनाते हैं ना, घोंसला बना के रहते हैं, बिल्डिंग में घोंसला बना लेंगे, कहीं और तो घोंसला बनाते हैं ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर द बिहेवियर विच इज मेकिंग देम टू अडॉप्ट फॉर द अर्बन इन्वायरमेंट। हमारे वहाँ जो रहते हैं वो अर्बन इन्वायरमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हो, जैसे आदमी अपना एडॉप्टेशन करता है वैसे ही स्पीसीज भी अपनी एडॉप्टेशन करती है फॉर वेरियस थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो अडॉप्ट करता है। जैसे लायन है, लायन का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, स्ट्रक्चर में उसका जो टीथ है, टीथ उसका इतना बड़ा है कि ही कैन हंट, किसी को भी खा पी सकता है वो। समझ रहे हो। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। तो इसी तरह से आप सोच सकते हो व्हाट कैन बी द थिंग विच यू कैन रिलेट। समझ में आया ये चीज़। अब तो एडॉप्टेशन, तो वही सारे एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं जो आप देखोगे कि जैसे मेनी डेजर्ट्स प्लांट, जैसे मैंने आपको कैक्टस का एग्जांपल दिया। देखो उसका लिखा है थिक क्यूटिकल्स ऑन देयर लीफ सरफेस, उसका क्यूटिकल्स बहुत थिक होगा ताकि उसका वाटर जो लॉस हो वो ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। क्यूटिकल्स का मतलब एक ओपनिंग होती है। हमेशा आप देखोगे जैसे पत्तियों पे, कभी आप हाथ लगा के देखना, हाथ लगा के थोड़ा, या पत्ती लेना, पत्ती तोड़ना, जो पत्ती होता है ना पौधे का, अगर वो लीफ लोगे आप उसको तोड़ना और उसको आप क्या करना, मतलब तोड़ देना बीच से। बीच से आप तोड़ोगे तो देखोगे कुछ वाटर एलिमेंट निकलता है, आप टच करोगे तो आपको थोड़ा सा वेट सा लगेगा वो। समझ रहे हो आप ये चीज़। तो अब सोचो, जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस का वो थिक होता है, कैक्टस का जैसे वो होता है तो थिक होता है, तो अगर वो थिक होगा तो वाटर लॉस कम होगा। अगर वो स्मॉल होगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई वो डेज़र्ट में क्या होगा, डेज़र्ट में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर वो थिक नहीं होगा तो वो उसका वाटर लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह इनके स्टोमेटा भी उस तरह से अरेंज होते हैं सो दैट दे कैन मिनिमाइज द वाटर लॉस जब ये रेस्पिरेशन करते हैं, बिकॉज ट्रांसपिरेशन करते हैं, कहने का मतलब बिकॉज एवरी प्लांट हैज़ टू मेक देयर ओन फूड। तो भाई खुद खाना बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिखा है, डेजर्ट प्लांट लाइक ऑप्टूनिया करके एक डेजर्ट प्लांट है। ठीक है, इसमें कोई पत्ता ही नहीं होता है। आप सोचो कि ये प्लांट का कोई पत्ता टाइप का नहीं है, तना तना है बस, इसका पत्ता नहीं है। तो पत्ता क्यों नहीं है भाई, पत्ता नहीं है क्योंकि दे हैव टू रिड्यूस दैट ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो इनको लीव्स ही नहीं होगा इनका। समझ रहे हो। तो इस तरह के कुछ कुछ होते हैं, ये चीज़ आपको एक दो बार पढ़नी पड़ेगी। जब आप इसको पढ़ोगे देन यू हैव टू थिंक, मतलब दो तीन बार इसको पढ़ लेना है। वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा नहीं आया कि ऑप्टूनिया क्या है। ठीक है, इस तरह का। ऐसे तो 50 पौधे होंगे जो आपको याद करने होंगे, तो ये सब पौधे का एग्जाम्पल नहीं आता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जो मेजर ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड आता है। ट्रेंड इन द सेंस कि जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाऊँ कि लायंस हैव द एडॉप्टेशन कैपेबिलिटीज़,
विच among the following organisms have the tendencies for the adaptation to the environment? पहला ऑप्शन लॉयन, दूसरा ऑप्शन में लिख दूँ फ्रॉग, तीसरा ऑप्शन पोलर बियर, चौथा और लिख दूँ। तो आपको लगेगा यार लॉयन में तो कोई अडॉप्टेशन है ही नहीं, जबकि लॉयन में भी तो स्ट्रक्चर है ना, उसका टीथ बड़ा है। मैं डॉग लिख दूँ तो हर ऑर्गेनिज्म के पास अडॉप्टेशन है। अडॉप्टेशन अगर नहीं होगा तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, यही प्रिंसिपल है इकोलॉजी का। समझ में आ रहा है? तो इसका ये सब क्वेश्चन कुछ भी बने तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। आप समझ में, बोलूँ कोई डेजर्ट प्लांट है तो उसमें होगा एडॉप्टेशन, नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर रहा होगा। हम लोग जी रहे हैं तो वी हैव द एडॉप्टेशन, नहीं होता हमारे अंदर एडॉप्टेशन तो हम मर चुके हो, तो कोई बचेगा नहीं अगर एडॉप्टेशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। समझ गए जब ये चीज़। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ये ध्यान रखना है, ये आपको मैं आगे शायद पढ़ाऊँगा भी या नहीं पढ़ा, मतलब बताना तो चाहिए वैसे, लेकिन शायद अगर भूल जाऊँगा तो आप बता देना। एलन रूल होता है, बर्गर रूल होता है, इस तरह के 2-3 रूल होते हैं। सो व्हाट इज़ द रूल? एलन रूल क्या होता है? एलन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, मान लो एक साइंटिस्ट बंदा है, उसने एक रूल बताया, कोई बड़ा बात नहीं किया मतलब, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है। व्हाट इज़ द रूल? रूल क्या है? मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट will have the shorter ears and limbs to minimize the heat loss। समझ रहे हो? मैमल्स जो होंगे कोल्डर क्लाइमेट के, उनका जो कान होता है ना, कान हाथ वाथ जो होता है वो छोटा होगा। समझ रहे हो? जैसे आपने पोलर बियर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो क्या है, मैमल है उधर का, कोल्डर क्लाइमेट का, तो उसका जो कान है वो छोटा होगा। लिम्ब है वो मिनिमम, मतलब वो भी छोटा होगा। क्यों छोटा होता है? क्योंकि हीट लॉस को मिनिमाइज कर सके ये लोग। समझ रहे हो आप? ये चीज़ समझ में आ रही है? तो इसको बोला जाता है एलन रूल, ठीक है, समझ में आ गया? जैसे देखो एलिफेंट का भाई ईयर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। एलिफेंट का ईयर देखे होगे तो बहुत बड़ा होता है ना, मतलब एलिफेंट का वो देखे हो ना, उसका कान देखो ना कितना बड़ा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एलिफेंट जो होता है ना वो पसीना नहीं छोड़ता है, स्वेट नहीं करता है। तो ये अपने भाई, अब वाई वी आर यूजिंग स्वेट, हम जैसे आप दौड़ के आते हो, कभी दौड़ के आना, कभी कुछ, जैसे गर्मी होती है, जो ही गर्मी से आ पाओगे आपको लगेगा कि यार बॉडी में ठंडापन आने लगा है, ठीक है, ठंड होने लगी है बॉडी। क्यों? बिकॉज वी आर स्वेटिंग टू मेक अस कोल्ड। गर्मी में आपको स्वेटिंग ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब गर्मी बढ़ रही है तो आपकी बॉडी को तो कोल्ड भी चाहिए ना, कोल्ड मतलब आपकी बॉडी को, मैंने आपको बताया था वी हैव टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एट 98 डिग्री, जो वो रहता है फ़ारेनहाइट वाला जो टेम्परेचर है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, हमारा बुखार उखार ये होता है ना, बुखार चढ़ जाना ये सब वगैरह, या कोल्ड लग जाना, ठीक है। तो इसी तरह एलिफेंट जो होता है वो भाई वो स्वेट ही नहीं करता है, तो उसको भी तो हीट लॉस करना है ना, उसको भी तो अपने बॉडी को ठंडा रखना है। तो हाउ दे आर डूइंग दोज थिंग्स? अपने ईयर्स को फ्लैप करते हैं वो, ठीक है, कान को कई बार इधर उधर करते रहेंगे वो, ताकि उससे हीट जो होगी वो उनकी बॉडी की वो हीट लूज होती रहती है। समझ रहे हो आप? सो दीज आर द एडॉप्टेशन। अब दिख रहा है ना एडॉप्टेशन, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन है ये, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है ऐसा, उसका स्ट्रक्चर है ऐसा। समझ रहे हो आप ये चीज़? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब ठीक है ना? ठीक है। इसी तरह हाइपोथर्मोपाइल करके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट इन्वायरमेंट जो होगा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है विच आर थ्राइविंग इन द हॉट इन्वायरमेंट। भाई 60 डिग्री सेंटीग्रेड में तो आदमी मर ही जाए, लेकिन ये लोग करते हैं। तो देयर आर वेरियस हो, तो आर्की बैक्टीरिया होता है जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं डीप सी में। हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट का मतलब जहाँ से मैग्मा लावा वगैरह ऊपर आ रहे होते हैं उसको हाइड्रोथर्मल वेंट बोला जाता है, ठीक है, उसको हाइड्रोथर्मल वेंट बोला जाता है। तो दीज आर द मैकेनिज्म्स फॉर देम, ठीक है, ये उनके लिए मैकेनिज्म है कि जिसके उनके पास भी एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फॉर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है सो दैट दे कैन लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है। तो जैसे देखो इस तरह के बहुत सारे काइनो बैक्टीरिया, ईयू बैक्टीरिया, सब याद नहीं रखना है। इनका किंगडम है मोनेरा करके, ये सब याद नहीं रखना है। किंगडम विंगडम ये सब बायोलॉजी का बात है, लेकिन ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है।
और ना कभी आएगा ये सब कि पर्टिकुलर कौन है। जितना मैं आपको बताऊँ उतना ही आप मतलब वो चीज़ ध्यान रखना, बायोलॉजी में ये सब नहीं आता है। आपको 1-2 स्पीशीज़ का मैं बताऊँगा, उसी का थोड़ा-सा आपको डिटेल में पढ़ना है। जैसे एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या होता है, ये आपको साइंस में दिखाया है, बता दूँगा साइंस में। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट थोड़ा-सा आपको पढ़ना है। लेकिन अब प्रोकैरियोट में फलाना-फलाना किंगडम है, जैसे प्लांट का 50 किंगडम है। इसी तरह बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी और फौना-वौना का बहुत सारा किंगडम है। दोज़ यू हैव डू नॉट हैव टू थिंक कि भाई ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो अपने आप को वो कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल भी लिखा है कि हाउ द आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ठीक है? व्हाई दे आर इन एबल टू सर्वाइव बिकॉज दे हैव द स्पेशल प्रोटीन। उनके पास कोई स्पेशल प्रोटीन होता है विच इज़ गोइंग टू हेल्प देम, ठीक है? जो उनको हेल्प करता है ताकि जो उनकी सेलुलर मेम्ब्रेन है, जैसे आपका बॉडी जो है ना, बॉडी के ऊपर जैसे आपका जो मान लो हाथ है, हाथ के ऊपर हम लोग क्या है, हमारे बॉडी में त्वचा है ना, टिश्यूज़ हैं ये सब, जो आपका हाथ है, पैर है, सो वो सब टिश्यूज़ हैं, दोज आर द टिश्यूज़। सो इसी तरह दे हैव द सेलुलर मेम्ब्रेन। तो उसके ऊपर क्या होता है, एक लिपिड टाइप का एक एरिया बना होता है, प्रोटेक्टिव लिपिड टाइप का एक एरिया, एक प्रोटीन की लेयर होती है। उस प्रोटीन की लेयर की वजह से वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे मैं बोलूँ कि आपको मैं आग में डाल दूँ तो आप तो जल जाओगे, लेकिन आपके ऊपर मैं कोई लेयर लगा दूँ विच इज़ नॉट विच कैन सर्वाइव, मतलब जिसको मैं आपको जो आप पहन के फायर वगैरह में जाओ, देन यू कैन सर्वाइव। तो उसी तरह की लेयर होती है इसमें, समझ रहे हो? जिस पे आप सर्वाइव करोगे, उसी तरह की इसमें भी लेयर होती है। तो समझ में आया ये अडॉप्टेशन मैकेनिज्म, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करो नीचे वाला, तो आपको पता भी लगेगा हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग, ठीक है? ये क्वेश्चन दिख रहा है, 2023 में आया, रिसेंट का क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा, इसने इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द एनवायरनमेंट, ये वो जो भी लिखा है, इसने कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिया। मैं तो फिर भी आपको 3 4 5 एग्जांपल, काइनोबैक्टीरिया, ये वो फलाना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे नहीं पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रेप्टाइल जो है वो किस में आएगा, हम लोग किस में आएंगे, मैंने आपको बताया। वो छोटी-मोटी चीज़ें आ सकती हैं। कोरल रीफ इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा हुआ है, तो मैंने आपको उसको बता दिया कि भाई वो वो क्या है, इट इज़ नॉट अ यूरी एलाइन, इट इज़ अ स्टेनो एलाइन। तो वो सब मैंने आपको बता दिया कि भाई क्योंकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर सैलिनिटी उसको चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा एज अ ऑर्गेनिज्म। अब ये क्वेश्चन आप देखो, आप बताओ, पढ़ो एक एक चीज़ और बताओ। अब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन मतलब सर हाँ वो बताओ। सर मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है, मैं एक बार रीजॉइन कर लूँ? हाँ कर लो। आपको दिख रहा है ना अदिति, क्लियर? यस सर। तो बताओ फिर आंसर। सर पहले वाली स्टेटमेंट तो सही है। सर ये तीनों तो अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली दे रखा है, तीनों स्टेटमेंट तो तीनों ही सही हो सकती है मे बी। ठीक है, शगुन आप बताओ। एक सेकंड में रीड कर लूँ। तो ये तीनों सही लग रही है। सही लग रही है तीनों, जी। ठीक है। तो अब ये 2023 का क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो? ऑब्वियस है तीनों, मतलब इसमें सोचना ही नहीं कि तीनों करेक्ट होगा। आप सोचो, हमको थोड़ी ना, देखो आप स्टेटमेंट देखो,
सम ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट। भाई हमको क्या पता कौन से ऑर्गेनिज्म, मैं आप तो 10-5 चीज़ें जानते होंगे ना। देयर आर थाउजेंड, क्या मतलब बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर। भाई बैक्टीरिया में मैंने आपको 3-4 टाइप बता दिए थे। तो ऐसे तो फंगाई में जाओगे आप, किस में जाओगे तो बहुत सारे होंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स होते होंगे भाई, हमको नहीं पता है, लेकिन ठीक है टेम्परेचर कर रहे होंगे, बॉइलिंग पॉइंट या कुछ भी लिखता है। बॉइलिंग यहाँ लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट, हो गए भाई, कुछ कुछ ठंडी में रहते होंगे, होते होंगे कुछ हिस्ट्री। यहाँ बेसिक लिख दे तो भी ये सही होगा। आप समझ रहे हो, यहाँ बेसिक लिख दे पीएच, पीएच 14 कोई कर रहा हो, मतलब मान लो कि पीएच 14 है, उसमें कोई रह रहा होगा भाई, हमको क्या मतलब है। लेकिन स्टेटमेंट कौन से वो सब कंफ्यूज करेंगे इस तरह के, जैसे ये वाला है कि बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट द एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसमें आपको लगेगा यार ये तो गलत बोल रहा है, एब्सेंट क्यों, बायोस्फीयर तो सब कुछ होता है। तो होगा बिकॉज बायोस्फीयर इंक्लूड्स द कंपोनेंट वेयर वी कैन सपोर्ट द लाइफ। तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो देख रहे हो ना, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। अब ये सब क्वेश्चन पढ़ने वाला नहीं है कि इसको आप पढ़ के बैठे हो और रट के बैठे हो, होता होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया है पायरो, अब ये सब याद थोड़ी ना करना है, होता होगा, हमको नहीं पता ये सब कि भाई है नहीं है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ अंटार्कटिक में लिखा है कि ये नेमाटोड्स है विच आर एट दिस, तो है, ठीक है। एक्सट्रीम एसिडोफाइल्स भी हैं जो है। तो आपको उस तरह से लिखना है, समझ गया आप ये चीज़, ठीक है। अब एज अ ह्यूमन, ठीक है, ये चीज़ तो समझ गए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कुछ मैंने उसको वो लिखा है, जैसे देखो व्हाट इज़ द, मतलब कुछ कुछ वो लिखा हुआ है कि फिजियोलॉजिकल में हम लोग क्या क्या करते हैं भाई। जैसे आप जब आप ऊपर चढ़ते हो, आपको पता है कि हमको जब हाई माउंटेन पे आप जाते हो तो आप देखते हो लोग क्या रखते हैं। आप जब कभी लद्दाख वद्दाख जाना, लद्दाख जब आप जाओगे, लद्दाख है इस पर्टिकुलर एरिया बहुत हाई माउंटेन पे, तो यू हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर एज वेल। ऐसा सुना है कि भाई हमको ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करना पड़ता है, सुना है ऐसा। यस। बिकॉज वी आर, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। हमारी ब्रीदिंग जो होती है वो फास्ट हो जाती है, तो ऑक्सीजन की वहाँ थोड़ी कमी रहती है। तो ऑक्सीजन कमी होती है तो हम ब्रीथ बहुत तेज़ तेज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। तो अगर आप, जैसे सुना होगा आपने कि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले गया था, वो बेहोश हो गया। तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को एक्लिमेटाइज करने में, एक्लिमेटाइज मतलब उससे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है। कुछ लोगों की हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। जैसे मैं ही एक बार गया था तो भाई बेहोश हो गया था, ठीक है। ड्रिप व्रिप चढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो वो एक्लिमेट, जैसे मैं झूला है मान लो, जो गोल वाला झूला होता है, तो पेट में होता है ना थोड़ा थोड़ा गुड़ 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 सा, जब ऊपर नीचे आप करते हो तो गोल गोल वाले झूले पे। तो हमारी बॉडी उसके लिए तो नहीं बनी है ना कि हम सुबह शाम वो कर रहे हैं। जैसे स्पेस में लोग जाते हैं तो स्पेस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं दे आर ट्रेन्ड फॉर दोज थिंग्स। क्यों भाई, उनका बॉडी तो विदाउट ग्रेविटी, वी आर लिविंग इन द ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी थोड़ी ना हमारी बॉडी एक्सपीरियंस की है कि हम कैसे रहेंगे, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, समझ रहे हो आप। तो जैसे जो लोग बोला जाता है कि भाई स्पेस से जो आते हैं दे माइट हैव द विजन लॉस प्रॉब्लम, उनका आँख वाँख खराब हो सकता है जब वो वापस आते हैं। इस तरह के बहुत सारे कॉम वो रहते हैं। बिकॉज वी हैव द, वी आवर बॉडी हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, और हमको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो जब आप हाई माउंटेन पे जाते हो तो आप फास्टर ब्रीथ करते हो, ठीक है। कुछ दिन में आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, नहीं होती है देन यू हैव टू टेक दैट वो कि भाई ऑक्सीजन वगैरह आप ले रहे हो प्रॉपर, तब तो आप वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। बोला तो क्या ही है, कोई वर्ड नहीं है। एक्लिमेटाइज मतलब क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड है एक्लिमेटाइजेशन। तो एक्लिमेटाइज मतलब टू whatever changes in your surrounding is happening, you are acclimatizing, you are going through the changes and your body adjusting those changes, समझ रहे हो। तो जो बॉडी होती है ना, जो आपकी बॉडी होती है, जो भी ऑक्सीजन जब कम होता है, तो टू कंपनसेट दैट लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी, हमारी बॉडी अपने आप क्या करेगी, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, समझ रहे हो आप। रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, ठीक है। जो जब रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन की वो है बाइंडिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है और ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाएगा, और उससे आप जल्दी 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 सांस, मतलब आपके पास ऑक्सीजन आने लगेगी, ताकि
ब्रीदिंग रेट बढ़ना मतलब क्या, आपके पास ऑक्सीजन जल्दी है। अब आपकी बॉडी अगर ऐसा नहीं करेगी, आरबीसी का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिफिशिएंट होगा। भाई ऑक्सीजन ब्लड में ही तो कैरी होता है, वही तो आपके लंग्स में जा रहा है, वही आपकी सब कुछ कर रहा है, ठीक है। दैट इज द मेन सोर्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो ये सब हमारा क्या है, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन ऑफ आवर बॉडी, ये सारा जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एक दो लाइन आपको पढ़ना है। जैसे मैंने आपको लेजर्ड का होता है, लिजर्ड का, इसी तरह मैंने आपको उसका बताया। तो जो डेजर्ट वाली जो ये होती है लिजर्ड, मतलब छिपकली जो होती है, ठीक है, दे आर लैकिंग द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, उनके पास फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती है। जैसे हमारे पास क्या है भाई, ऑक्सीजन कम होगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, आरबीसी ज़्यादा बनाने लगेगा। इस तरह की बातें इनके अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। इस तरह की बातें इनके अंदर नहीं होती हैं। तो अब इनके अंदर अगर इस तरह की बातें नहीं हैं, और इनके अंदर इस तरह की बात नहीं है कि दे कैन मतलब सर्वाइव इन दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब जैसे बहुत ज़्यादा वो होगा, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा जब हीट होगा तो ये सब क्या करेंगे, दे आर गोइंग इन द शेड्स, ये शेड में आ जाते हैं ताकि इनकी बॉडी एक्सपोज ना हो। सो इधर उधर जाना है। जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉग, फ्रॉग भाई कहाँ पे वो कर रहा है, लेग कर रहा है, मतलब एक जो है ले कर रहा है, दैट इज़ अ बिहेवियर। पोलर बियर कहाँ जा रहा है, ठीक है, वो कुछ स्पीसीज क्या करेंगी, बरो इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर जाके छुप जाएंगी, ठीक है, ताकि जो ग्राउंड की हीट है वो उनको ना मिले, ठीक है, वो अंदर चली जाएंगी। सो दैट इज़ अ बिहेवियरल चेंज। समझ में आ रहा है ये चीज़, इतने में कोई दिक्कत। सो दीज आर द एडॉप्टेशन थिंग्स विच वी हैव टू रीड। जितना आपने को पढ़ना था थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, और चीज़ें भी कुछ भी हैं। आप क्वेश्चन आपने देख लिया ना, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि इस स्पीसीज पे है कि पायरोब्लूअस जो भी ये है हैज़ बीन फाउंड एज दिस टेम्परेचर, तो ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। और आएगा भी तो बहुत अलग तरह का होगा, यू कैन नॉट अटेम्प्ट, उस पर नहीं जाना है, वो सब क्वेश्चन नहीं करना है। वो सब में करंट, जब आप करंट करोगे, आप करंट अभी भी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से अभी करंट चल नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग को काफ़ी दिन वो अभी का करंट रिलेवेंट नहीं हुआ। तो और एक बार बेसिक जब आप पढ़ लोगे देन यू कैन रिलेट टू द करंट तो ज़्यादा सही रहता है। वो सब फिर भी आ सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं आएगा जो इसमें लिखा हुआ है। तो समझ में आ रहा है ना, फालतू की चीज़ें याद भी नहीं करनी है कि बैठ के रट रहे हैं वो सब, कि फालतू का ये जो भी लिखा हुआ है तो इसको भी रट लें, क्या है इनने, या इसके बारे में खोजने लगे नीमाटोड उमाटोड क्या होता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए एडॉप्टेशन इस तरह का होता है। नाउ कमिंग टू द हेलोफाइट्स, ठीक है। व्हाट इज द हेलोफाइट, हेलोफाइट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको मैंने, यूरी हेलाइन बताया था, यूरी हेलाइन, ठीक है। अब फाइट, जब भी फाइट वर्ड जुड़ा हो ना, इसका मतलब पौधा वौधा होता है, पेड़ पौधा समझ लो आप, ठीक है। हेलोफाइट का मतलब, फाइट मतलब पौधा, और हेलो मतलब सेलाइन, यूरी हेलाइन। तो हेलाइन हेलाइन करते हैं, तो हेलाइन वगैरह वो सब सेलिनिटी से बात हो रही है। तो हेलोफाइट का मतलब ऐसे कुछ प्लांट होते हैं विच हैव द एडॉप्टेशन कैपेसिटी टू थ्राइव इन द हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट। समझ रहे हो भाई, जैसे अभी जो पौधा है आपका, आप पौधा देखोगे कहाँ पे, आपके सॉइल में उग रहा है, बट दैट सैलिनिटी इज नॉट दैट मच एज द कोस्टल एरियाज और द सेलाइन सॉइल और इस तरह के सॉइल, ठीक है। तो इस तरह के हेलोफाइट्स होते हैं, समझ, जो हाई सॉल्ट वाटर में हो सकते हैं। उसका एक एग्जांपल है मैनग्रूव, विच इज़ गोइंग टू ग्रो इन द सेलाइन वाटर। मैनग्रूव एक ऐसा पौधा है जो सेलाइन वाटर में वो करता है, ठीक है। तो मैनग्रूव हैज़ द एडॉप्टेशन कैपेसिटी, ये मैं आपको जब मैनग्रूव बताऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि हाउ इट इज़ देयर, समझ रहे हो कि कैसे ये करता है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर देयर इन देयर पर्टिकुलर फिजिकल फिजियोलॉजी, और उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, समझ रहे हो। जैसे मैं बताऊं कि बहुत सारे हेलो फाइट्स जो होते हैं ना, दे हैव द स्पेशलाइज्ड रूट्स, उनका जो रूट्स होता है, उनका रूट ही इस तरह का होता है दैट अलाउ देम टू एक्सेस द फ्रेश वाटर फ्रॉम द डीप सॉइल, ठीक है। अंदर के सॉइल से उनके पास फ्रेश वाटर आ रहा होगा, उनके रूट की कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी होगी, समझ रहे हो। दे हैव द ऑस्मोटिक रेगुलेशन इन देयर स्ट्रक्चर, उनका सेल वैसा होगा कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन हो रहा होगा, समझ रहे हो। इसी तरह कुछ ऐसे, दे हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर द सॉल्ट, और दे हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सक्रीट, एक्सक्रीट मतलब निकालना, टू एक्सक्रीट द सॉल्ट्स,
सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फॉर द हेलोफाइट्स, मतलब इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हेलोफाइट्स के। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ समझ में आ रही है? मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे मैनग्रूव मैंने आपको बताया, मैनग्रूव आपको बताया ना मैनग्रूव, तो वो एक एग्जाम्पल है। मैनग्रूव में बहुत सारे एडॉप्टेशन टेक्निक्स होते हैं, जैसे दे हैव द एरियल रूट्स। एरियल रूट्स का मतलब आप समझते हो? एरियल रूट्स, व्हाट इज द एरियल रूट्स का मतलब क्या हुआ? बस वर्ड से बताओ, व्हाट इज द एरियल रूट्स? एरियल रूट्स क्या होगा मतलब? सर जो ग्राउंड से ऊपर रूट्स उगती हैं उनको बोलते हैं। हाँ, एरियल मतलब हवा में, एरियल मतलब हवा में, तो उनके रूट्स हवा में है। आप समझ रहे हो? कहने का मतलब देयर रूट्स आर, मतलब वो होंगे तो सेलाइन में, वो वाटर तो सेलाइन में है, मतलब वो पौधा तो सेल अंदर है, लेकिन उसके पास एक स्पेशलाइज्ड एरियल रूट्स है दैट इज एबव द वाटर, वाटर के ऊपर है, विच इज गिविंग द ऑक्सीजन टू द प्लांट। आप समझ रहे हो? अब भाई एरिया तो वाटर लॉक्ड है, वाटर लॉक्ड में अगर आप कोई पौधा लगा दोगे तो वो उगेगा थोड़ी ना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि कोई भी पौधे में एक पर्टिकुलर रेशियो में पानी डाला जाता है, ये थोड़ी ना होगा आप 24 घंटे मतलब हमेशा आप किसी पौधे को पानी दोगे तो ऑब्वियस है इट इज़ गोइंग टू डाई। आप बहुत ज़्यादा सॉइल दे दो, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे दो, तो वो डाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना यूरिया वाला एनपीके वाला कॉन्सेप्ट। सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर वो रेशियो टाइप। सो सिमिलरली दे हैव द एरियल रूट्स, उसको न्यूमाटोफोर्स बोला जाता है। मैं आपको मैनग्रोव में भी दिखा दूंगा, बस सुनते रहो ताकि दोबारा सुनोगे फिर याद हो जाएगा। तो न्यूमाटोफोर्स बोला जाता है एरियल रूट्स को। अब मैनग्रोव पे क्वेश्चन वगैरह आया हुआ है तो थोड़ा सा इस वजह से आपको बता रहा हूँ, समझ लो। सिमिलरली दे हैव द सॉल्ट फिल्ट्रेशन टेक्निक्स, उनके रूट में सॉल्ट फिल्ट्रेशन टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, जैसे पानी तो सराउंड का रहेगा, बट दे हैव द कैपेबिलिटी टू फिल्टर द सॉल्ट। समझ रहे हो? उसमें अब जैसे मैनग्रोव की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, तो उसमें एक स्पीसीज होती है एविसीनिया नाम की, एविसीनिया। ठीक है, उस स्पीसीज में ऐसा कैपेबिलिटी है विच कैन एक्सक्रीट द सॉल्ट। ठीक है, अपने लीव्स, जो लीव्स है ना, उस लीव्स से ही सॉल्ट को एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरह वीवी पैरी होता है। सो जब हम मैनग्रूव पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा बहुत तरह के, जैसे मेनली दो तरह के मैनग्रूव होते हैं। जब एग्जांपल जब देखा है तो एक तो एविसीनिया स्पीसीज होती है और एक राइजोफोरा स्पीसीज होती है। ठीक है, दो तरह की ये मोस्टली स्पीसीज होती है, एंड दे हैव लॉट ऑफ एबिलिटीज, हाउ दे आर गोइंग, मतलब हाउ दे आर अडॉप्टिंग टू द हेलोफाइटिक कंडीशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हेलोफाइट समझ में, हाउ दे आर गोइंग टू दिस, हाउ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट। समझ में आ रहा है? हेलोफाइट कैसे, हम आदमी पे तो हम लोग देख लिए, हम लोग इस पे देख लिए कि कैसे ये सब हो रहा है। सिमिलरली द एडॉप्टेशन टेक्निक इज फॉर द हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स इस तरह के पौधे हैं विच इज हैविंग द यूनिक एडॉप्टेशन टेक्निक इन द हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया दे हैव द स्पेशलाइज्ड रूट सिस्टम। तो रेस्पिरेशन को, प्रॉब्लम को कम करने के लिए कुछ प्लांट्स जो होंगे दे आर सेंट, दे हैव द प्रॉप रूट्स, जो मैंने आपको बताया ऊपर इनके रूट्स होंगे। स्टिल्ट रूट होते हैं, स्टिल्ट रूट। ठीक है, स्टिल्ट रूट का मतलब थोड़ा सा तिरछा होगा और डाउन इनटू द वाटर, बहुत अंदर तक वाटर में होगा, विच इज गोइंग टू गेट द सॉइल काइंड ऑफ वाटर, उनको वहाँ से मिल रहा होगा। इसी तरह एरियल रूट्स होंगे। ठीक है, जैसे देखो न्यूमाटोफोर्स जो है, ठीक है, न्यूमाटो अदर कुछ ऐसी स्पीसीज है, जैसे राइजोफोरा में क्या है, राइजोफोरा हैज द स्टिल्ट रूट। ठीक है, और इसमें क्या है, न्यूमाटोफोर्स किसमें, एविसीनिया, एक और स्पीसीज है एविसीनिया, उसमें क्या है, न्यूमाटोफोर्स मतलब एयर, एयर में रूट्स हैं, वाटर के बाहर आके ऊपर उसके रूट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के बहुत सारे रूट्स होते हैं अलग अलग तरह के, बस आपको ध्यान रखना है कि अच्छा ऐसा कुछ है, ये सब नहीं याद रखना है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कल आप बोल रहे थे ना शगुन की, जैसे क्या याद रखना होता है, तो जब मैं बोलूँ कि अच्छा ये लाइन आप याद रखो, तो ये लाइन आप याद कर लो। जैसे याद इन द सेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ये लाइन याद करो, बायोस्फीयर इज एब्सेंट वाला, सिमिलरली ये वाला लाइन याद कर लो आप। तो ऐसे अलग अलग लाइन है जो आपको पता है, जैसे क्योंकि ये क्या है आगे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन राइजोफोरा इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज विच इज हैविंग अ स्टिल्ट रूट्स फैसिलिटी। स्टिल्ट रूट मतलब वाटर में जा रहा है इनका रूट। और एविसीनिया इज अनदर स्पीसीज विच इज हैविंग न्यूमाटोफोर्स, न्यूमाटोफोर्स मतलब एयर रूट्स होंगे उसके। ठीक है, so this is how they are having. Similarly the mangroves, they have the mode of reproduction as well. ठीक है,
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, भाई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब सीड कैसे जर्मिनेट होंगे, सीड कैसे जर्मिनेट होंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, दे हैव द, मतलब उसको वीवी पैरी बोलते हैं, वीवी पैरिटी बोलते हैं, इनके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो इनके जो सीड्स होते हैं ना, वो भाई ट्री के अंदर ही, वीवी पैरी का मतलब ट्री के, मतलब सीड्स जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे ट्री के अंदर ही, समझ रहे हो। क्योंकि भाई सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए, कोई भी सीड है, मान लो कोई पौधा आप लगाते हो, सो व्हाट डू वी रिक्वायर फॉर एनीथिंग, हमें क्या क्या चाहिए होता है, सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। कोई पौधा आप लगाते हो तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, दोज न्यूट्रिएंट्स इट इज टेकिंग फ्रॉम द ट्री इटसेल्फ, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं वीवी पैरी, वीवी पैरी, लाइव बर्थ, एक तरह से वीवी पैरी का मतलब होता है उसका इंग्लिश में लाइव बर्थ, उसको वर्ड इन्होंने वीवी पैरी दिया है। तो सारी मैनग्रोव, मतलब मोस्ट ऑफ द मैनग्रोव स्पीसीज, अब मैं बोलूँ ऑल मैनग्रोव स्पीसीज हैव वीवी पैरी तो गलत बात है। जैसे अभी आया ना क्वेश्चन सम ऑफ द थिंग, अब वहीं लिखा होता ऑल ऑर्गेनिजम्स तो गलत हो जाता, भाई ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जो नहीं होंगे, हमें क्या पता। तो इसी तरह मेनी मैनग्रोव, नॉट ऑल मैनग्रोव स्पीसीज बट मेनी मैनग्रोव स्पीसीज एग्जिबिट्स द वीवी पैरी, ठीक है। उनके पास वीवी पैरी की एक कैपेसिटी होती है, वेयर द, जहाँ पे वीवी पैरी का मतलब आप समझ गए ना, जो सीड होंगे ना, द सीडलिंग बिगिंस टू ग्रो व्हेन दे आर स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट, प्लांट में ही सीड जो है उगना चालू हो जाएगा और फिर वो निकल के बाहर हो जाएगा, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो। That is how they are going to survive in the saline water or whatever the conditions which is not suitable for germination or germination of the seeds, समझ रहे हो। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टिल ट्रूथ इस तरह के होते हैं। सेलुलर सिक्वेस्ट्रेशन इज अनदर थिंग फ्रॉम वेयर दे कैन सिक्वेस्टर द आयन सॉल्ट, जहाँ से मैंने आपको बताया ना सॉल्ट का एक्सक्रीशन होता है, तो दे हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, दे हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ वैक्यूल्स और सेल वॉल्स थ्रू विच दे आर डूइंग दीज थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया सॉल्ट एक्सक्रीशन, तो इस तरह की कुछ सॉल्ट ग्लैंड्स होंगी जिससे वो सॉल्ट निकाल दे रहे होंगे, समझ रहे हो आप। अल्टर्ड फ्लावरिंग शेड्यूल होगा, कहने का मतलब फ्लावर अलग अलग सीजन में हो रहा होगा, ऐसे सीजन में जहाँ पे सॉल्ट का एक्सपोजर कम होगा। सो दीज आर द एडॉप्टेशन, वेरियस एडॉप्टेशन, ये तो दो चार हैं एडॉप्टेशन है जो याद रखना था आपको। देखिए इसको मैनग्रूव में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अभी, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें हेलोफाइट समझ में आ गया, हेलोफाइट में कोई दिक्कत, हाउ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट, व्हाट इज द हेलोफाइट, देखो यहाँ पे है ना, ये देख रहे हो हेलोफाइट एक तरह का एक पौधा दिख रहा है आपको, ठीक है। सो दे व्हाट दे हैव अ, ये फ्लावर दिख रहा है, दिस फ्लावर दे हैव द अल्टर्ड फ्लावरिंग शेड्यूल, कि भाई जब सॉल्ट का एक्सपोजर कम होगा ना इन्वायरमेंट में, इन दैट सीजन दे विल ग्रो द फ्लावर्स ऑफ दैट, वो उनके स्ट्रक्चर में है, इट इज़ नॉट वी आर डूइंग समथिंग, इट इज़ द इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैनग्रूव का स्ट्रक्चर है वैसा, समझ रहे हो आप। जैसे देखो how they are restricting the entry to the ions in the roots, how they have the salt glands and which is doing the excretion, समझ रहे हो। तो इस तरह का ये सब सिक्वेस्ट्रेशन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसी का एक काइंड ऑफ वो है। मैं आपको अभी मैनग्रूव का वो दिखा देता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स विच आर द एडॉप्टेशन इन द दिस, समझ में आ गया, हाउ दे आर डूइंग द थिंग्स, इतना समझ में आया, ठीक है। एडॉप्टेशन प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया, व्हाट इज द एडॉप्टेशन, समझ रहे हो ना एडॉप्टेशन, और क्यों जरूरी है समझ में आ गया ना एडॉप्टेशन। तो ये सब क्या है, इकोलॉजी का प्रिंसिपल है, एडॉप्टेशन नहीं होगा स्पीसीज में तो क्या होगा, स्पीसीज मर जाएंगी, कोई स्पीसीज जिंदा नहीं रहेगी, समझ गए आप ये चीज, ठीक है। यस सर। अब तो बस यहाँ पे वो करते हैं, आगे का मैं आपको आगे और बताऊँ, थोड़ा सा हो जाएगा डोज ज़्यादा मतलब, खैर मैं वो दिखा रहा था आपको, क्या क्या मैंने बोला है दिखाने के लिए एक बार आप बताओ। एक तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ मैनग्रोव कैसा होता है, मैंने कुछ दिखाने को बोला। कुछ है दिखाने से थोड़ा सा क्या होता है ना आपको, जैसे आप पढ़ोगे तो आपको अभी तो अच्छे से मैंने बता दिया, दो बार जब देखो समझे रहोगे थोड़ा सा याद वाद रहता है और कुछ नहीं है, मतलब आप अपने साइड से भी देख सकते हो,
कोई इशू नहीं है, दिख रहा है ये चीज़। देख रहे हो किस तरह के ये रूट देख रहे हो, ये इस तरह के ये रूट दिख रहा है, ये वाला, ये वाला इस तरह का देखो। ये सब क्या है, अंदर जाके कहीं अंदर पानी नहीं है, इस सबको मतलब ये ऊपर देख रहे हो ना, पानी में नहीं है ये रूट कहाँ है, ऊपर है, ऊपर रूट आए हुए हैं इनके, पानी के अंदर नहीं है। पानी के अंदर जो रूट होगा वो स्टिल्ट वाला होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज कि कौन सा स्टिल्ट रूट होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें स्टिल्ट रूट डालोगे आप, ठीक है, तो इसमें स्टिल्ट रूट भी आपको दिखेगा, वो आपको वो दिख रहा है, ये देखो ऐसा स्टिल्ट रूट होता है, दिख रहा है ये, देखो ये पानी के अंदर है सब, दीज आर द, ये पानी के अंदर इस तरह का इनका रूट है और काफ़ी हैवी होता है वो, तो ये स्टिल्ट रूट है जो आपको क्या कर रहा है, मतलब जो उसको सर्वाइव करने में वो कर रहा है। जैसे आपको वो दिखाता हूँ, इसे न्यूमाटोफोर्स मतलब एरियल रूट, देखो जो मैं बता रहा था ये सब एरियल रूट है, ऊपर दिख रहा है ये सब पानी के ऊपर, ये सब एरियल रूट है, देखो ये सब ऊपर ऊपर ये सब दिख रहा है ना, ये देखो निकला हुआ है यहाँ पे, जैसे ये सब एरियल रूट है, ठीक है। तो समझ में आया, इस तरह का प्लांट होता है। देख रहे हो ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, दीज आर इन द दोज रीजन जो मैं बताया, दीज आर द इकोटोन, ये इकोटोन यहाँ पे बहुत सारा वो होगा, मतलब क्योंकि पानी भी है लैंड भी है, सो देयर आर टू इकोसिस्टम, तो these आर फाउंड इन द वेरी हाई डाइवर्स रीजन, दैट्स वाई वी आर प्रोटेक्टिंग देम टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और क्या मैंने बताया था जो आपको दिखाना था, मैनग्रोव तो आपने देख लिया, थोड़ा बहुत और भी खोज लेना। और बताओ क्या था, बोला था मैंने? सर आई थिंक बस मैंने जो भी बोला था। अच्छा, आगे और कुछ नहीं बोला था? ठीक है, ठीक है, इकोटोन तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया था, इकोटोन काइंड ऑफ, जहाँ पे दो स्पीसीज हो रही हैं, इसमें तो मतलब बहुत सारे इमेज मिल जाते हैं इकोटोन के, आपको मिल जाएगा। जैसे देखो एक ही है, दिख रहा है इमेज, तो देखो क्या है, यहाँ पे वुड है, फील्ड है, मार्श, सॉल्ट मार्श, सी ग्रास, दीज आर अदर वेरियस इकोसिस्टम, इस तरह के हैं, ठीक है। मार्श है, तो लैगून कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है, बीच वगैरह पे आप आते हो तो ऊपर आते हो, यहाँ पे लैंड वगैरह है, सो दिस इज अ इकोटोन। यहाँ पे इस एरिया में, जहाँ इस एरिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जब एज स्पीसीज आप डालोगे, एज स्पीसीज, तो आपको कुछ कुछ दिखेंगी। मोस्टली जितने बर्ड होते हैं ना वो एज स्पीसीज में रहते हैं, मतलब बर्ड्स ज़्यादातर आपको दिखेंगे एज स्पीसीज में, ठीक है, जो अलग अलग इकोसिस्टम में पाए जाएंगे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं एज स्पीसीज का वो। तो देखो ये क्या है, ये दिख रहा है, ये इमेज बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा इमेज दिख रहा है आदित्य आपको भी? अदिति आपको भी दिख रहा है, राइट? तो ये देखो ये मैमेलियन एज जोन है। मैमेलियन एज जोन का मतलब जो पशु है ना वो मैमल, वो कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये सब देखो, ये ब्राज़ील वाला एरिया है, ये जो है ना ये वाला एरिया ब्राज़ील वाला है, ठीक है। ये सब इक्वाडोर वगैरह इधर का एरिया, यहाँ देखो साउथ अफ्रीका वगैरह। तो देख रहे हो ना एज एज जोन जो है, मैमल के एज जोन आपको ऊपर नहीं दिखेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि एज जोन मतलब, अब ये जो भी इक्वेटर की लाइन यहाँ से तो पास हो रही होगी इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर तो एज जोन पाए जाते हैं, बट देयर आर सम एरियाज लाइक, अगर आप देखोगे कि यूएसए डज नॉट हैव एनी मैमेलियन एज जोन, मैमल का एज जोन कोई रशिया में नहीं है, इंडिया में फिर भी है, बट वी डू नॉट फाइंड इन द अपर, दिख रहा है ना ये आपको इस इमेज से। तो वॉट एवर यू आर सीइंग, आप देखो उससे क्या इन्फर कर पा रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू आर इन्फरिंग, ठीक है। तो आपने देखा भाई एज एज जोन, मैमल के एज जोन नहीं है। मैमल के एज जोन क्यों नहीं है ऊपर, क्योंकि देयर आर नॉट दैट मच एज जोन नहीं है, मतलब उस तरह का इकोटोन नहीं बन रहा होगा, वैसा इकोटोन नहीं हो रहा होगा वेयर द टू ट्रांजिशन ऑफ द इकोसिस्टम एग्जिस्ट। समझ रहे हो, जैसे रशिया वशिया में जाओगे तो एक ही तरह का आपको इकोसिस्टम है,
उनका तो पूरा मोस्टली भाई टुंड्रा या आपको पोलर में दिखेगा, तो पोलर में आपको एज वेज नहीं दिखेगा। अब ये सब लाइन बन सकती है ना कि इन द पोलर एज स्पीसीज कैन बी फाउंड इन द एज पोलर रीजन। तो आप देखो एज स्पीसीज दिख रही है आपको पोलर रीजन में। जब एज जोन ही नहीं है तो नो मैमल स्पीसीज कैन बी फाउंड इन द दिस। आप समझ रहे हो, मैमल मतलब कोई मैमल वाला नहीं, वैसा पाया जाएगा, लेकिन मैमल में एज में कोई नहीं पाया जाएगा ऊपर। ये देखो नीचे भी कोई नहीं है, ऊपर भी कोई नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना, बिकॉज उस तरह का वो नहीं होगा, दो वो नहीं होगा। एक मैंने आपको बताया था कोरल दिखाने को, कोरल रीफ, तो ठीक है। देखो ये बताया ना, लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, ऐसे जा रहे हैं ये लोग, मतलब वहाँ स्कूबा डाइविंग करते हैं, उस तरह का है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला है मेन, ये दिख रहा है, तो इट इज़ नॉट फार। मैं आपको बता रहा था ना, ऐसा नहीं है कि ओपन सी में कहीं है। वाई कोरल रीफ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, मतलब दो इकोसिस्टम का पार्ट क्यों है, ये सब दिख रहा है, ये जो वाइट वाइट इस तरह का कलर का ये सब एरिया है, ये इसके बीच में ब्लू कलर का सी है। अब उधर आगे जाओगे तो सब ओपन सी है, लेकिन ये सब शोर के, शोर मतलब जो आपका वो है मैप ऑस्ट्रेलिया जो एज है, ठीक है, उसके पास ही पाया जाएगा। समझ रहे हो आप ये चीज़, तो ये भी क्या है, इस वजह से इसको भी वो बोला जाता है एज स्पीसीज। तो इसका अच्छा ऐसे इमेज है, ये तो उतना ठीक नहीं है। आप डालना कभी ग्रेट बैरियर रीफ, आप डालना तो आपको ग्रेट बैरियर रीफ का एक अच्छा इमेज दिखेगा, ठीक है। तो आपको पता लगेगा इट इज़ नॉट फार फ्रॉम द कोस्टल, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि वो पूरा पानी में है, ठीक है। देखो ये वाला इमेज दिख रहा है, दिख रहा है शगुन आपको भी और आपको भी दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, देखो यहाँ कैनबेरा जो भी है, इंडोनेशिया है, पपुआ है, ये देख रहे हो, ये है ग्रेट बैरियर रीफ जो रेड लाइन से इन्होंने ड्रॉ कर रखा है। तो देख रहे हो ना, एकदम शोर पे है, मतलब यहाँ एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम पानी में चला गया है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ टू इकोसिस्टम, ये लैंड का है और ओशन का है, ठीक है। तो उतनी सैलिनिटी, अगर यहाँ सैलिनिटी बढ़ने लगेगी, ग्रेट बैरियर रीफ खत्म होने लगेगा, मतलब वहाँ की जो ऑर्गेनिजम्स हैं, रीफ्स आर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं आपको कोरल रीफ में बताऊंगा, आपको और समझ में आएगा। लेकिन आपको दिख रहा है ना ये चीज़ ग्रेट बैरियर रीफ, तो देखो ना कितना बड़ा पैच है, कितना बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है ये, समझ रहे हो। और ऐसा हर जगह पाया नहीं जाता है, मतलब पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह, अरे रीफ पाए जाते हैं, कोरल रीफ पाए जाते हैं। श्रीलंका के पास आपको दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में तो आपको दिख ही रहा है इतना बड़ा, इंडिया के पास आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, समझ लो। तो बहुत कम एरिया है जहाँ पे पाए जाते हैं, बट दे आर वेरी डाइवर्स। और वाई दे आर डाइवर्स, बिकॉज दे आर एज ऑन द एज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द टू इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो आगे का करते हैं कल, मतलब जब भी, आप तो कल शगुन जा रहे हो शायद, तो कल करते हैं जब भी करेंगे, ठीक है, ठीक है फिर।